थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डिफिकल्टीज तो आती है जब भी हम नया कुछ चीजें शुरू करते हैं, बराबर। तो आज के जो स्पीकर है उनका मैं थोड़ा सा बात कहना चाहूंगा उनके बारे में। प्रियंका आचार्य मैडम, जो कि ऑथर है, उन्होंने लक्ष्मी ज्ञान करके बुक लिखा है। पॉडकास्टर है, उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हुए हैं जहाँ पे छोटी छोटी बातों में हम सीख सकते हैं किस तरह से हमें फाइनेंशियल नॉलेज या किस तरह से हम फाइनेंस को देखना चाहिए, सेविंग को देखना चाहिए। टीडी स्पीकर रह चुके हैं मैडम। मनी कंट्रोल, मिड डे, रेडियो मिर्ची, यहाँ पे उनको बात करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारा एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट है और मैं मैडम का स्टूडेंट रह चुका हूँ और अभी भी स्टूडेंट हूँ। हमेशा उनसे बहुत सारी चीजें सीखते रहता हूँ। तो ऐसे हमारे आज के स्पीकर प्रियंका आचार्य मैडम, जो कि लक्ष्मी ज्ञान के फाउंडर है, उनको मैं इन्वाइट करूंगा डेस्क पे, जो आए और हमारे आज के ये ऑडियंस को मार्गदर्शन करें। थैंक यू गणेश। और आपने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसे आई थिंक अगर किसी को सक्सेसफुल होना है तो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है आज की तारीख में। सो आप सीखते रहते हो, तो मुझे भी वो बहुत एक ड्रिवन मोटिवेशन मिलता है कि स्टूडेंट्स जब सीखते रहे तो ऑब्वियसली फैसिलिटेटर को सीखना जरूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच। यस यस। मैडम, कुछ क्वेश्चन आंसर से हम प्रोग्राम की स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों के मेरे पास में क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन मैडम लोगों का है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इससे पहले कि हम कुछ और सोचें। सो गणेश, आज फाइनल मैच है, इंडिया न्यूजीलैंड खेल रहे हैं और यहाँ पर फिर भी हमारे इतने सारे अटेंडीज आए हैं कुछ सीखने के लिए। दैट इटसेल्फ शोज कि फाइनेंसेस में कभी कोई फाइनल नहीं होता, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। दूसरी चीज ये कि हमको कभी भी अपनी विकेट नहीं जाने देनी है जब बातें फाइनेंसेस की हो। ये जो आप प्रोसेस पूछ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग एक बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड साइंस है। मतलब इसीलिए हम बच्चों को इंजीनियर्स बनाते हैं कि आप इंजीनियर बनो तो आप चीजों का प्रोसेस समझ पाओगे। तो फाइनेंसेस में भी एक इंजीनियरिंग की तरह सोचने की बहुत जरूरत है। और इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं। लेकिन आपने जरूर देखा होगा कि अगर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है तो वो बचपन से अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। ओके, इवन अगर कहीं हमने कुछ बहुत अच्छा खाना खाया, ठीक है, मैं महिलाएं आज बहुत सारी इधर विमेन्स डे का अपने यस स्पेशल यस। इनिशिएटिव लिया है, आई है, तो कभी ना वो रेस्टोरेंट में जाके कुछ अच्छा सा खाती है। एंड आई वुड अर्ज कि अगर मैं जो कह रही हूँ आप अग्री करते हैं तो जरूर चैट पे लिखिए कि आपके साथ भी ऐसा होता है। ओके, तो आप यस 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 बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए हैं, कुछ खाने की कुछ खाना आपने ट्राई किया और आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करती रहती है कि अच्छा इसमें क्या डाला होगा। ओ अच्छा, मैं ना दालचीनी नहीं डालती हूँ इसके लिए ये वाला टेस्ट नहीं आता। अच्छा, मैं ये ग्रेवी ऐसे नहीं बनाती हूँ इसके लिए, चलो मैं नेक्स्ट टाइम घर पे ये ऐसे ट्राई करूंगी। तो ये एक टिपिकल सा ना हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर है। सिमिलरली अगर आपको फाइनेंसेस को मैनेज करना है तो सबसे पहले इंजीनियरिंग पे सीधा कूदना नहीं है, सबसे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है एक पेपर उठाइए, एक पेन लीजिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका अपनाएंगे तो उसको खाली डिले ही करते रहेंगे। तो एक पेपर पेन लेकर आप खाली अभी जो आपके पास है उसका एक लिस्ट बनाइए। जैसे बहुत सारी महिलाएं अटेंडेंस में है, तो महिलाओं महिलाओं को मैंने देखा है ये कहते हुए कि अगर होम मेकर्स हैं तो वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे तो क्या जरूरत है ना, मैं तो मैं तो वैसे भी घर चलाती हूँ खाली, तो मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास जरूर स्त्री धन होगा, ओके, जो हर महिला का आज हक भी है और ये बहुत नेचुरल सी चीज है। आपके पास जरूर गुप्त धन होगा, जो चावल की परनी से लेकर हमारी दादी नानी जनरेशन्स ने अपने फाइनेंसेस को इसी तरह से मैनेज किया है। हम कितने ही डिजिटल क्यों ना हो जाए, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस ये है कि हम एक लिस्ट बनाएं सबसे पहले। और ये लिस्ट सिंपल सी चीजों की हो सकती है कि मेरे पास कितने बैंक अकाउंट है, उनका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, कौन से ब्रांच में वो अकाउंट है, इसमें से कौन से अकाउंट को मैं किस चीज के लिए यूज करती हूँ या करता हूँ।
मेरे पास कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं, कौन सा इंश्योरेंस है। सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब आप ये एफडीज, बैंक, गोल्ड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सबकी लिस्ट बनाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी सोच से कई ज्यादा अमीर हैं। ओके, ये तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, आपको गैप्स पता चलेंगे कि अच्छा ठीक है, मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, मैंने बहुत कुछ किया है, या मैंने सेविंग्स किए हैं, लेकिन शायद मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कम पड़ रहा है, तो चलो मैं कहाँ पे जो गैप है वही चीज करूं। तो हम इन्फ्लुएंस होने के बदले अपनी ही इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक अच्छा प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। सो आई थिंक शुरुआत रिवर्स इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। यस, वेरी ट्रू मैडम। और मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी ने जब भी 8 नवंबर 2016 में जब भी नोटबंदी घोषित की थी, तो सबसे ज्यादा पैसे जो है महिलाओं के पास निकले थे, कि बहुत सारे मनी जो है स्टोर करके रखी गई थी। और अभी वो मालूम है कि ये पैसा बंद होने वाला है, तो लोगों ने उस समय में चेंज करवाया। बिल्कुल। महिलाएं जो है ये हमारे फैमिली की एक रीढ़ है, डेफिनेटली। जैसे हम बिना रीढ़ के खड़े नहीं रह सकते, बराबर, वैसे आज हमारा फाइनेंस जो है आज महिलाओं की वजह से डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है। और हमारे महिलाओं को बचपन से ही सिखाया गया है कि किस तरह से पैसे का नियोजन होता है, या किस तरह से सेविंग। मेरी बेटी अभी छोटी है, 10 इयर्स की है, तो कोई भी जब भी चीज हम लेते हैं ना, तो पहले पूछती है कि मम्मा ये कितने का है। तो जब भी उसको फिगर बड़ा लगता है ना, बोलते नहीं नहीं रहने दीजिए, हम नहीं लेंगे ऐसा। तो अभी भी वो छोटी है, डेफिनेटली पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी भी उसको समझ में आता है कि किस तरह से हमें डिसीजंस लेने चाहिए। और थैंक्स टू माय वाइफ, शी इज सो मच, वो बच्चों को इन्वॉल्व करती है सब चीजों में। मैं भी कोशिश करते रहता हूँ हमेशा। नेक्स्ट सवाल की तरफ मैडम हम बढ़ेंगे। अगर मेरी इनकम लिमिटेड है, तो सेविंग कैसे स्टार्ट करूँ? ये बहुत प्यारा सा सवाल है जो आई थिंक हर जगह से हमेशा आता है। और आपने अभी एक बहुत अच्छी बात की जो मुझे इस जवाब में पक्का इंक्लूड करनी है। आपने जैसे कहा कि मेरी 10 साल की बेटी भी बचत की तरफ ध्यान देती है। तो ये जो सेविंग वाला जो वर्ड है, वो हमने बचपन से सीखा है, हम पैदा हुए हैं तब से सीखा है। और हम कहते हैं अरे बच्चों को कहाँ समझ में आता है, लेकिन हम ये भी कहते हैं अरे बच्चों की डिमांड बहुत बढ़ गई है, फीस बहुत बढ़ गई है। व्हाट्सएप पे मैं ऐसे जोक्स भी देखती हूँ जो मुझे अच्छे नहीं लगते, बट जोक्स भी आते हैं कि बीवियों का काम ही है पैसों को उड़ाना। ओके, लेकिन वो पैसों को उड़ाती नहीं है, वो पैसों को उड़ान देती है। ये थॉट मैं आज जरूर शेयर करना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म पे, जो आपने एक ब्यूटीफुल सा ये इनिशिएटिव लिया है। सेविंग लिमिटेड इनकम में कैसे करूं का तरीका सिर्फ इतना ही है कि खर्च करने से पहले सेव करना होगा। जो हमको सदियों से, मतलब वॉरेन बफेट का नाम हमने सबने सुना है, उन्होंने सालों से हमसे कहा है कि सेव बिफोर स्पेंड। और ये सुनने में बहुत प्यारा सा लगता है, लेकिन करने में आजकल बहुत टेंशन हो जाती है कि कैसे करेंगे यार, जहां देखो स्कैनर दिखाई दे रहे हैं तो कहाँ से करेंगे। तो मैं आपको अगर सबसे छोटा सा रामबाण इलाज इसका दूं तो वो ये है कि स्कैनर देखना हम बंद नहीं कर सकते, डिजिटल पेमेंट्स को हम टाल नहीं सकते, लेकिन एक छोटी सी चीज हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो भी बैंक अकाउंट्स हैं, ये बहुत सारी महिलाओं से ही, बाय द वे गणेश, मैंने ये आइडिया लिया है, ये मेरा आइडिया नहीं है, मैं खास बोल दूं। ओके, तो बहुत सारी महिलाएं आजकल क्या करती हैं, उनको पता है कि अंधाधुंध खर्चे हो जाते हैं, सेविंग नहीं हो पाती है। तो एक महिला ने मुझे एक सेशन में बहुत ब्यूटीफुल सी बात बताई थी कि मैंने क्या किया, एक अलग बैंक अकाउंट ही खोल दिया। ओके, और जब मैंने उस महिला से बात की तो मैंने बहुत प्यार से, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेती, आपको पता है लक्ष्मी ज्ञान में हम अनबायस्ड फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। तो मैंने इस अकाउंट का नाम रखा है सरस्वती अकाउंट। वो किसी भी बैंक में हो, लेकिन ये सेविंग्स अकाउंट होगा, सरस्वती बैंक अकाउंट। अब आपको इसमें क्या करना है, हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसमें एक छोटा सा बैलेंस ही आपको रखना है। मतलब आपने 1500, 500, 2000, 10,000 अपने इनकम लेवल्स का मे बी 10% अमाउंट, ओके, ये आपको वहां पर साइड में कर देना है। अब आप सोचेंगे मैं इसको सेविंग अकाउंट बोल रही हूँ, लेकिन ये सेविंग के लिए नहीं है, पहले ये आंसर इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट देना चाहूंगी कि जब हम सेविंग करते हैं ना तो हम अपना मन मारते हैं, इसीलिए सेविंग की कंसिस्टेंसी छूट जाती है। लेकिन जब आप सरस्वती अकाउंट खोलते हैं, उसमें एक छोटा सा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपए का आपने बैलेंस रखा है,
जब जब आपको टेम्पटेशंस हो कि मुझे यार आज पानी पूरी ट्राई करनी है, मुझे एक ये साड़ी खरीद ही लेनी है, मुझे यार ये हैंडबैग बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मेरे बेटे के लिए ये छोटी सी चीज खरीदनी है, आज मुझे मेरी बेटी को एक सरप्राइज देना है, तो वो जो आप स्कैन कर रहे हैं, जो आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस में नहीं आता है, वो स्कैन आप हमेशा सरस्वती वाले अकाउंट से ही करेंगे, क्योंकि सरस्वती हमको सद्बुद्धि देती है। तो जब जब आपका कोई भी स्पेंड 1500 के ऊपर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मैसेज आएगा इनसफिशिएंट फंड्स। तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं यार, ये चीज शायद अभी मुझे नहीं लेनी है। ऑटोमेटिकली आपके स्पेंडिंग्स लिमिट में आ जाएंगे, आपका बजट तो मैच कर ही रहा है आपके ओरिजिनल बैंक अकाउंट से, और ऑटोमेटिकली आपकी जो सेविंग की तरफ एक एक तमन्ना है, वो थोड़ी और सीवियर हो जाएगी, सीरियस हो जाएगी। बिकॉज हम हर बार कहते हैं पहले सेविंग करो, सेविंग करो, सेविंग करो, लेकिन यार प्रैक्टिकली आज के जमाने में थोड़ा डिफरेंट करते हैं, उल्टा सोचते हैं कि पहले टेम्पटेशन की तरफ ना पैसा थोड़ा साइड कर देते हैं, अपने आप आपकी स्पेंडिंग और सेविंग बैलेंस हो जाएगी। अ, यस, वेरी ट्रू मैडम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और एक्चुअली ये बहुत जरूरी है ऐसे तरीके में, क्योंकि जैसे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं ना, तो चाना स्कैनर की वजह से जाना चालू हो जाते हैं। पहले क्या होता था कि बैंक में जब तक जाए नहीं तब तक पैसे आए नहीं और तब तक हम खर्च नहीं कर पाए। लेकिन अभी क्या हो गया, मोबाइल में ही पैसे आने की वजह से, और जैसे खाते में पैसे आने चालू हो जाते, तो नेक्स्ट डे, 2 दिन, 3 दिन में पैसे खत्म हो जाते हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट्स हम हमेशा सुनते हैं कि महीने की जब एंड आती है ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ऐसा लगता है कभी सैलरी आएगी, कभी इनकम आएगा। तो लोगों को हम कहना चाहेंगे कि हम एक्चुअली लोगों को एडिशनल इनकम के लिए भी सपोर्ट करते हैं। तो जिसको भी अगर समझो हमारे साथ में जुड़ना है, तो आपका अकाउंट हमेशा भरा रहे, ये भी हम हमेशा कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली आप मुझे बाद में उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है मैडम, लोगों का है। प्रियंका मैडम के लिए एक सवाल आया हुआ है, हर महीने अपनी सैलरी का कितना हिस्सा सेव करना चाहिए और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? ओके, सो गणेश, अगेन बहुत सारे बुक्स में, करिकुलम्स में बहुत जमाने से लिखा जाता है कि एटलीस्ट आपका 10% सेविंग होना चाहिए, या फिर कहा जाता है कि 50% आप अपने बजटेड एक्सपेंसेस के लिए रखिए, 30% आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखिए, 20% सेफ्टी के लिए रखिए। ऐसे बहुत सारे परसेंटेज रूल्स हैं जो फॉलो अगर हो रहे हैं घर में, तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। बट अगेन आज हमारा जो एक मकसद है ये पूरा सेशन करने का या ये कॉन्वर्सेशन करने का, वो ये है कि आज की प्रैक्टिकल दुनिया में हम ये सब कैसे करें। बिकॉज आइडियलिस्ट सिनेरियो एक तरफ है, लेकिन करना तो हमको है, और करने के लिए इतने टेम्पटेशंस है, इतनी लाइफस्टाइल की चॉइसेस है, कैसे करेंगे। तो उसके लिए कितना सेविंग करूं के लिए इतना ही हमको सोचना है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स तक बहुत कुछ हो सकता है। कि मान लो कि जैसे हमने ये लॉकडाउन में सीख ही लिया, मतलब सिचुएशन ने हमको सिखा दिया कि ऑल ऑफ अ सडन एक दिन प्राइम मिनिस्टर जी आए टीवी पर, उन्होंने कहा 21 डेज का लॉकडाउन है। हम नहीं जानते थे कि वो कितना और एक्सटेंड होगा, इनकम आएगी कि नहीं, बिजनेस होगा कि नहीं, सैलरी रहेगी कि नहीं, जॉब रहेगी कि नहीं, कुछ भी नहीं पता था हमें। और अभी लॉकडाउन के बाद हमने लाइफस्टाइल के इतने चॉइसेस देखे, क्योंकि इतने नए नए बिजनेस बन गए लॉकडाउन में, इतने नए नए प्रोडक्ट और सर्विस आ गए कि हमारे लिए जिंदगी डिफिकल्ट हो गई कि यार हम टेम्पटेशन को भी कैसे कंट्रोल करें। सो आइडियली आपको, अगर आप 6 मंथ्स के आपके जो टिपिकल एक्सपेंसेस हैं, उसको आप कहीं किसी साइड के अकाउंट में रख पाए, जैसे एक मैंने सरस्वती अकाउंट बोला, ऐसा एक आपका कोई और अकाउंट हो जो आपके फ्यूचर के लिए आपने बनाया हो। वो आपका प्रेजेंट अकाउंट नहीं है, वो आपका फ्यूचर सेविंग अकाउंट है। वहीं से आप सारे इन्वेस्टमेंट करो, इंश्योरेंस करो, सेविंग, लिक्विडिटी, सब एक ही अकाउंट में रख दो। तो क्या होगा कि अगर आपने 6 मंथ्स का एक गैप बना लिया, एक बफर बना लिया है, तो आपके लिए बहुत आसान है। अब आज फाइनल मैच है, तो उसी की भाषा में अगर समझाऊं, तो मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि हर टीम को कितने रन बनाने चाहिए 50 ओवर का मैच जीतने के लिए। ऐसा कोई आंसर ही नहीं होगा किसी के पास कि कितने रन बनाऊं तो 50 ओवर का मैच में जीत जाऊंगा या जीत जाऊंगी। सो उसके लिए मुझे यही सोचना है कि अगर मुझे चेस करना है, तो मैं, जैसे इंडिया चेस करने वाली है न्यूजीलैंड के जितने भी रन्स बनेंगे, तो हमको ये सोचना है कि
50 ओवर का मेरा टारगेट इतना है, वैसे ही हमको सोचना है कि 6 मंथ्स का मेरा टारगेट इतना है। करने के लिए मुझे एक साथ तो मैं कभी भी पैसा नहीं डाल पाऊंगी उस सेविंग में, वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लाइफ में। तो मैं क्या करूं? कैन आई डू इट एवरी वीक कि मैं हर वीक 500 रुपया एक अकाउंट में डालती जाऊं? कैन आई डू इट एवरी मंथ कि मैं 5,000 रुपया एक दूसरे अकाउंट में साइड पे रखूं? यूपीआई वाला नहीं, दूसरा अकाउंट। तो मैंने अगर धीरे धीरे करना शुरू कर दिया, और मैंने जिस दिन 6 मंथ्स का जो मेरा एक्सपेंसेस है उसका लिक्विडिटी किसी और अकाउंट में पार्क कर दिया, उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस भी डबल हो जाएगा। आपने जैसे कहा कि मैं इनकम अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता हूँ लोगों के लिए, शिल्पा जी इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो जस्ट थिंक कि किसी के पास 6 मंथ्स का इनकम होगा तो उसका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा अपना इनकम बिल्ड करने का, अपना एक्सपेंस मैनेज करने का, अपने सिक्योरिटी प्रोविजंस का सोचने का, और इन्वेस्ट करने के लिए रिस्क लेने का भी। ऑटोमेटिकली चीजें ऐसे सुधर सकती है। लेकिन ये 6 मंथ्स का सेविंग करना एक दिन का काम नहीं है। आपको वो फ्लो बनाना है, एक डायरी में लिखना है कि मुझे कितना 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 बचाना है। एंड जिस दिन 6 मंथ्स हो गया, यू आर सॉर्टेड विथ योर फाइनेंशियल सेविंग्स। बहुत अच्छे से आपने बताया। एक्चुअली लोगों को वही कंफ्यूजन होता है कि भाई पैसे आने के बाद में उसको किस तरह से करना है, और डेफिनेटली अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे। आगे का एक सवाल है, पैसे को सेफली ग्रो करने के लिए मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके। ओके। क्योंकि अभी सेफली तो में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, आज स्टॉक्स है, बिटकॉइंस है, फिक्स डिपॉजिट से बहुत सारे ऑप्शन है। तो आज मुझे अगर करना है तो कहाँ सही तरीका होना चाहिए? गणेश, आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है? मेरी भिंडी। हाँ, ये कॉमन आंसर मुझे बहुत बार मिलता है। ओके। तो गणेश, मैं आपको आज आज आपने इतना अच्छा वेबिनार रखा है, मैं आपको एक ऑफर देना चाहती हूँ। मैं शार्क नहीं हूँ, शार्क टैंक वाली, आपको जस्ट ऑफर कर रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ, मैं शिल्पा से बात करती हूँ। 365 डेज ऑफ द ईयर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपको भिंडी खिलाई जाएगी। आप ये ऑफर लेते हैं क्या? माय गॉड नहीं, डेफिनेटली नहीं। ओके। लेकिन आपकी फेवरेट सब्जी है यार, आप उसको मना कैसे कर सकते हो? कभी तो ठीक है, रेगुलर डेली नहीं खा सकते। एग्जैक्टली exactly, बस आपके आंसर में ही मेरा आंसर छुपा हुआ है। जब आप बराबर। ये सोचते हो कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं से मेरा सब कुछ, मैं गंगा नहा लिया और मेरा सब कुछ एकदम सॉल्व हो जाएगा, तो आंसर यही है कि आपको एसेट एलोकेशन करनी पड़ेगी। आपको एक एक्सपर्ट से समझना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने परसेंटेजेस का प्रोपोर्शन कैसे डिसाइड करूं, कि मुझे कितना इंश्योरेंस करना है, मुझे कितना सेविंग करना है, कितना लिक्विडिटी प्रोविजन, कितना। अब इन्वेस्टमेंट में भी ना, अभी जैसे आपने कहा चॉइसेस बढ़ गई है, ऐसे टाइम और आइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करना आज कंपलसरी हो गया है। बिकॉज अगर आप अपने दादाजी को पूछेंगे ना तो वो बोलेंगे कि नहीं, हमने तो पूरी जिंदगी बचत ही की थी ताकि 60 के बाद हम एक अच्छी जिंदगी जी पाए। अब मैं और आप अगर बात करेंगे तो हम सोचेंगे यार 60 किसने देखा है यार, आज का बताओ। 2 साल के बाद मेरी बेटी अगर गियर वाली साइकिल डिमांड करेगी तो मैं उसको ये तो नहीं बोल सकता रिटायरमेंट प्लानिंग की है ना, तब का तब सोचेंगे। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे माइक्रो शॉर्ट टर्म का मतलब है 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन, जो मैं आपको सेविंग के लिए भी बता चुकी हूँ। शॉर्ट टर्म जो कि है 6 मंथ्स to 3 years, मिड टर्म यानी 3 to 7 years, लॉन्ग टर्म यानी 7 to 12 years, एंड सुपर लॉन्ग टर्म यानी 12 years से ऊपर जो भी होराइजन। अगर मैंने ये एलोकेशन नहीं की तो ये हो जाएगा कि या तो मैं मन मारते 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 वहां पहुंचूंगी जहां मुझे बहुत बड़ा कॉर्पस मिलेगा, तब तक मुझे खर्चा करना ही मैं भूल गई होंगी कि कैसे पैसा खर्चा करते हैं। या फिर मैं इतना शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म कर लूंगी कि जब 5-10 साल के बाद पैसे लगेंगे तो मैं बोलूंगी अरे मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मुझे लाइफस्टाइल को कट करना पड़ेगा। सो भिंडी की सब्जी रोज नहीं खा सकते, ऐसे सिंगल इन्वेस्टमेंट पे नहीं पहुंच सकते। वी विल हैव टू एलोकेट अवर मनी ऑल द टाइम। जब तक एलोकेशन नहीं करेंगे तब तक फाइनेंशियल चीजों में कब कब विकेट गिर जाए हमको पता नहीं चलेगा, और फाइनल जो डेस्टिनेशन है हमारा वहां तक शायद हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। वेरी ट्रू मैडम। बहुत अच्छे से और अपने एकदम मतलब ग्राउंड लेवल से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से होता है।
और किस तरह से हो सकता है। सब्जी का जो एग्जाम्पल था मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी ट्रू। अब आप जब भी भिंडी की सब्जी खाएंगे मुझे याद करेंगे। याद करेंगे, यस यस डेफिनेटली। नेक्स्ट सवाल जो है ना, वो है, क्या सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखना फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए इनफ है? कि जो हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास में देखता हूँ कि मतलब पैसे होते हैं, लेकिन वो सारे 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख भी मैं देखता हूँ कोई कोई महिलाओं के पास में, या जो जेंट्स पर्सन उनके पास में अकाउंट में होते हैं। तो उनका कहना है कि कभी इमरजेंसी आ गए तो अपने पास में पैसे होने चाहिए। नो डाउट सही है, लेकिन क्या सारे पैसे क्या सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखना फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए इनफ है? अभी मैं लास्ट आंसर में आपको कुछ तो इसका पार्शियल आंसर दे ही चुकी हूँ कि जैसे यस। आपने कहा कि मुझे भिंडी की सब्जी पसंद है, पर मैं रोज दिन में 3 बार तो नहीं यार, मुझे भिंडी से एलर्जी हो जाएगी अगर ऐसे करेंगे तो। सो बराबर। ओनली सेविंग, ओनली इंश्योरेंस और ओनली इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ओके, दूसरा चीज कि मैं कैसे ये मैनेज करूं, मतलब मेरे पास लिक्विडिटी बहुत है। कई बार महिलाओं के साथ ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। पुरुष कहते हैं कि यार मैंने तो घर के खर्चों में पैसा डाल दिया, अब मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है, महीने की 15 तारीख को तो अकाउंट खाली हो जाता है, मैं क्या करूं। बट अगर आप एक फीमेल की दृष्टि से सोचेंगे ना, तो अगर घर में 5 किलो चावल है, जब 1 किलो चावल बचता है ना, तो वो भागती है लेने की, अरे खत्म होने आ गया है। वो कभी आप कभी भी खाली डब्बा नहीं देखेंगे किसी महिला के किचन में। वो ऐसा सोचती हैं कि मेरे घर के शगुन के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। आई होप लोग मुझे चैट पर जरूर बताइए प्लीज, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज बताइए, डू यू अग्री विद दिस और नॉट। महिलाएं हमेशा कहती हैं कि यार ऐसे नहीं हो सकता है कि एकदम जीरो पे हम पहुंच जाएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ होता है। जी कविता जी, ऐसे बताते रहिए, मुझसे बात करते रहिए। ओके, सो सिमिलरली, एग्जैक्टली इन द सेम वे, आपको ये सोचना है कि अगर आपको सेविंग करनी है तो उसको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी वो जाके ग्रो होंगी। उसका कुछ तो इमरजेंसी प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा, तभी इमरजेंसी के वक्त हमको अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो सेविंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को सिक्योर कर देता है। और अब हमको सिर्फ फ्यूचर नहीं, हमको प्रेजेंट भी सिक्योर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जिनके पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, लेट मी मेक इट सिंपल कि बातें सुनने में अच्छी लगती है पर एक्शन प्लान भी जरूरी होता है। तो नंबर वन, आपके पास जितनी भी सेविंग है, पहले तो पेपर पे लिख लीजिए कि आपके पास सेविंग कितनी है। जैसे मैंने फर्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर किया था, तो अगर आपको पता चले कि मेरे पास इतना गोल्ड है, गोल्ड के प्राइसेस के हिसाब से सोच लीजिए, आपको समझ में आएगा आप कितने अमीर हैं आज के जमाने में। ओके, तो मेरे पास इतनी सेविंग है, मेरे पास इतना गोल्ड है, मेरे पास इतनी एफडीज हैं, मेरे डैड ने मेरे नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। ये जब आप सब कुछ लिख लेंगे ना, तो एक तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मेरी एकदम कंप्लीटली जीरो हालत तो अभी है ही नहीं। फिर आपको समझ में आएगा कि आपके सेविंग अकाउंट में आपने जो पैसे रखे हैं बचा के, कि नहीं मुझे समझ में नहीं आता, मुझे रिस्क नहीं लेना है, ये पैसा डूब गया तो उसके लिए बैंक्स ने एक बहुत प्यारी सी सुविधा बनाई है कई सालों से, जो कई लोगों को नहीं पता है गणेश। तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, क्योंकि आप ये जो वेबिनार कर रहे हो उससे कई लोगों को हम छोटी छोटी ये बातें बता सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट बैंक्स ने एक स्वीप इन एफडी का एक सिस्टम रखा है, जो आपके सिंपल नेट बैंकिंग में जाके आप देखेंगे, ओपन एफडी, ओपन आरडी, जो आपको ऑप्शंस आते हैं उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा। कुछ उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, बट उसको आप स्वीप इन समझ सकते हैं। सो स्वीप इन क्या होता है कि अगर मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा है, जिसमें से मुझे तो 10-20 हजार की आम तौर पर रोज जरूरत पड़ती है, मतलब हर महीने जरूरत पड़ती है, बाकी का पैसा एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, मैं उसको इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं। तो मुझे सिर्फ बैंक को ये बता देना है कि दो सिंपल चीज, आप एक काम करो, 20 हजार का मेरा जो बैलेंस है उसको हमेशा मुझे सेविंग बैलेंस ट्रीट करो। उसके ऊपर जिस किसी भी दिन जो भी अकाउंट आपको जो भी अमाउंट मिले, उसको एफडी की तरह ट्रीट करो, उसको स्वीप कर दो एफडी में। यानी अगर मेरे अकाउंट में मान लो 50 हजार का बैलेंस है, तो मुझे 20,000 पे सेविंग इंटरेस्ट देती रहेगी बैंक, और 30,000 जो बैलेंस है उस पे वो मुझे एफडी का इंटरेस्ट देते रहेंगे, विदाउट मेकिंग अ न्यू फिक्स डिपॉजिट ऑफ माय ओन। क्योंकि एफडी बनाएंगे तो पेनल्टी लगेगी, तोड़नी पड़ेगी, कितने टेंशन होते हैं।
तो ये स्वीप इन उसी के लिए बनाया गया है कि एक तो आपके खर्चे कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि जब आप स्कैन अगर उसी अकाउंट से भी करने जाओगे तो आप सोचोगे नहीं 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 नहीं, ये अमाउंट पे तो मुझे 7% मिल रहा है, नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है उसको। और इस तरह से आप बैलेंस कर पाओगे। किसी दिन आपको 40,000 का पेमेंट करना भी पड़ा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अमाउंट अकाउंट में ही है, तो बाउंस होने का कोई सवाल नहीं है। इस तरह से छोटी छोटी चीजें बनाई गई हैं। और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ना, वो कहते हैं ना कि शेर को अगर खून का टेस्ट मिल जाए तो फिर वो भूलता नहीं है। तो अगर आपको ये 4 का 7% समझ में आ गया किसी दिन, तो ऑटोमेटिकली आप एक एक्सपर्ट के पास जाएंगे। जैसे आप फाइनेंस में कितनी कुछ चीजें लोगों को समझाते हैं, लोगों को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक सोचेंगे कि अभी मैं 7 का 12 कैसे करूं, 17 कैसे करूं, रादर देन ये जंप करें कि भाई गणेश जी मेरे को 26% का रिटर्न वाला कुछ करके दीजिए, और उसके बाद बोलेंगे अरे गणेश जी आपने प्रॉमिस किया मिला नहीं। उससे अच्छा वो एक लॉजिकल सीक्वेंस बना पाएंगे। तो आप भी जैसे कहते हैं ना, कई बार हम बात करते हैं तो आप कहते हैं कि लोग यार रिटर्न 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 सोचते हैं, मुझे उनको एक स्टैंडर्डाइज तरीका समझाना है कि आप रिटर्न के परसेंटेज के पीछे नहीं भाग सकते, आप स्ट्रक्चर पक्का रखिए, रिटर्न अपने आप आएंगे। तो वही जो आप कह रहे हैं, अगर इस तरह से लोग स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे एक्शंस लेंगे, ऑटोमेटिकली उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। यस वेरी ट्रू मैडम, और बहुत आपने सही बताया कि किस तरह से होता है ये, और छोटी छोटी चीजें ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम लोग हमारे एडवाइजर के साथ में हर संडे 11 बजे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर भी वेबिनार रखते हैं, जिससे लोगों के छोटे छोटे सवाल हमेशा हम कवर करें। और हमारे एडवाइजर को भी हम वही बोलते हैं कि आज कस्टमर्स हमारे लिए जो है ना एक बच्चे जैसे है। उनको फाइनेंस के बारे में पता है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं पता है, तो हमें कहीं ना कहीं उनको एजुकेट करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमारी है। और उसी के साथ में हमारे इंडिया में एक मैंने देखा है स्पेशली ना, मतलब अभी मेरी बेटी 10 साल की है, तभी भी मम्मी उसको उसको खाना खिलाती है, तो मैं बोले अभी यार वो बड़ी हो गई, उसको हाथ से खाना खाने दो। मेरा ब्रदर इन लॉ यूएस में रहता है, तो जब भी उसकी वाइफ आई थी तो बोलते हमारे यहाँ तो बच्चे 4 साल से 5 साल से अपनी चीजें अपने आप करने शुरू कर जाते हैं, लेकिन बोले इंडिया में वैसे नहीं है। इंडिया में हर कोई चीज करवा के लेनी पड़ती है। डेफिनेटली कुछ चीजें होती है जिससे करवा के लेना नहीं पड़ता है। मैंने देखा है कि मतलब बच्चों को खेलने छोड़ना है तो हमें उनको लेके जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको पढ़ाई के लिए बिठाना है तो बिठा के करवाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है इनका फ्यूचर किस तरह से होगा और किस तरह से हमें फ्यूचर के लिए इनका ये एजुकेशन जरूरी है। वैसे ही हम हमारे क्लाइंट के लिए भी हमेशा वही सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों के रिटायरमेंट प्लानिंग किए हुए हैं, या बहुत सारे रिटायर लोगों को जब भी जाके मिलते हैं तभी वो बोलते हैं हमें कि खास कोई हमें पहले अगर मिला होता तो हम हमारा भी प्लानिंग रिटायरमेंट का कर चुके होते हैं और आज हमें काम नहीं करना पड़ता। तभी उस समय में हमें रियलाइज होता है कि ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स या ऐसी गाइडेंस क्यों नहीं मिली। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास है लोगों तक पहुंचने का आपके जरिए से, कि बहुत सारे गाइडेंस जो है वो मिलना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आज एजुकेशन का अभाव है, गाइडेंस का अभाव है, और उसके बाद साथ ही साथ कोई तो करवा के लेने वाला चाहिए। और वो मैं हक से बोल सकता हूँ कि मेरी जो आज टीम है ना, आज क्लाइंट से करवा के लेती है, एक बिल्कुल। फैमिली मेंबर की जैसा। ऐसे नहीं है कि भाई क्या है, लेकिन एक प्यार से, एक एक अलग तरीके से, जैसे वो बोलते हैं ना बच्चों को अगर दवाई देनी है तो हम उनके बेटे बेटा जूस है, दवाई नहीं है। तो उसी तरह कहीं ना कहीं हम हमारे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से इसके लिए गाइड करते हैं, और मेरी टीम भी उसके लिए हमेशा रेडी रहती है। तो थैंक यू सो मच मैडम। आगे के सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। फिक्स डिपॉजिट आज भी महिलाओं के लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं, आपको क्या लगता है? और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गणेश, आई थिंक आपका जो ऑडियंस है वो इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है उनको ये बताने में। सो पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको स्वीप इन एफडी वाला चीज बताया, जो कि कई लोगों को नहीं पता है। मैं ऐसे समझती थी कि ये तो बहुत कॉमन सी चीज है और सबको पता होगा, बट कई लोग अभी भी नहीं जानते एफडी ठीक है या नहीं। अ, अगर ये सोचेंगे कि रिटर्न परसेंटेज कितना मिलेगा तो हम कभी भी कन्विंस नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमको रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना है, हमको अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ठीक करना है। रिटर्न्स अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा आपको माइक्रो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, सुपर लॉन्ग टर्म, हर एक फेज ऑफ लाइफ में पैसों की जरूरत तो पड़ने वाली है। तो अगर आप सोचेंगे कि नहीं नहीं यार मैं अभी मैं एक ही इंस्ट्रूमेंट ठीक है, रिटर्न ही ठीक है, तो आप कभी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं चूज कर पाएंगे।
सो उसके लिए अगर एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट भी मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि ये दो ऐसे अनपॉपुलर ऑप्शंस हो गए हैं अभी कि नहीं नहीं उसमें कुछ मिलता नहीं है, नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया का जो भी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, अगर कोई रेगुलेटर उसको हैंडल करते हैं, उसको लाइसेंसिंग करते हैं, उसका मतलब उसकी इंडियन सिस्टम में जरूरत होगी, तभी ही वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ होगा। अदरवाइज मैं और आप तो सुबह उठ के कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते ना, कि चलो हम मिलके हमने इतना लक्ष्मी ज्ञान सुना, आपने इतने लोगों को एम्पावर किया है, आप इतने लोगों को अपना रिक्रूट करते हो, आप इतने लोगों को उनकी इनकम के लिए कुछ करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और आप सुबह उठ के एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। इट इज अ वेरी रेगुलेटेड प्रोडक्ट। रिटर्न के पीछे इसलिए नहीं भागना है क्योंकि एफडी और आरडी का पर्पस ही आपकी लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए है। किसी दिन कुछ जरूरत पड़ी, जैसे मैंने कहा 6 मंथ्स के लिए आपको कुछ साइड पे अमाउंट रखना है, अगर वो सेविंग अकाउंट में रहा तो मैं गारंटी देने को तैयार हूँ, स्टैम्प पेपर पर साइन करके देने को तैयार हूँ कि वो खर्च हो जाएगा। क्योंकि हमारी विश लिस्ट हमेशा हमारी इनकम से बड़ी ही होने वाली है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। तो अगर वो यूज हो जाए उसके बदले हम कहीं उसको पार्क कर दें, तो इट इज ऑलवेज बेटर। क्योंकि हम कहते हैं ना कि आपने गाड़ी को खड़ा किया है तो उसको धूप लगेगी, बारिश लगेगी, बहुत कुछ होगा, तो आप पार्किंग के लिए गैराज ले लेते हैं तो किस तरह वो इजी हो जाता है। गैरेज की आपको कोई खास बहुत बड़ी कीमत नहीं मिलती, आप उसको घर की कीमत से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते कि मेरा 2 BHK फ्लैट इतने का है लेकिन गैरेज क्यों इतना सस्ता है। तो सेम वेज एफडी का रिटर्न सोचेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि वो आपका पार्किंग लॉट है, वो घर नहीं है जिसमें आप रह सकते हैं, वो आपके फाइनेंसेस का पार्किंग लॉट है। अगर हमको एफडी और आरडी का महत्व समझना है तो जो मैंने 6 मंथ्स का अमाउंट कहा उसके लिए एफडी है। अगर आरडी की बात करूं तो आप कई लोगों को इंश्योरेंस में बहुत हेल्प करते हैं, तो लेट मी टेक इंश्योरेंस का एग्जांपल। कई बार आजकल ऐसे होता है कि लोगों के पास प्रीमियम का बजट नहीं होता है, क्योंकि इंश्योरेंस को बहुत हम ना बर्डन जैसा समझने लगे हैं। अरे इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं यार, कौन खर्चा करे इतना, हमको जरूरत नहीं है, हम इंश्योरेंस में मानते नहीं है, ये हम बहुत गलत सोचते हैं। अब इंश्योरेंस का प्रीमियम बर्डन बनने के चक्कर में हम उसको मंथली ईसीएस मोड पे डाल देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप कहीं भी डेटा देखने जाएंगे या कंपैरिजन करेंगे तो नॉर्मली जो आप ईयरली प्रीमियम मोड चूज करते हैं वर्सेस जो आप मंथली चूज करते हैं, लगभग 2.5 से 3% आप एक्स्ट्रा प्रीमियम ड्यूरिंग द ईयर इफेक्टिवली भरते हैं जब आप मंथली ईसीएस मोड पे जाते हैं। तो आप एक काम कीजिए कि आप अगर इंश्योरेंस सोच ही रहे हैं बाय करना, तो क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पास कुछ तो प्लान है ना कि मैं इतना प्रीमियम भर पाऊंगा या भर पाऊंगी। तो आप पहले एक ईयरली प्रीमियम मोड चूज कीजिए। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो 24,000 रुपया साल का प्रीमियम आ रहा है आपके कैलकुलेशन में, ओके। रादर देन सेइंग कि नहीं नहीं ईसीएस कर दो कटते रहेगा, तो ठीक है। उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि 5 साल में 12 × 5 मतलब आपने 60 इंस्टॉलमेंट भर दिए होंगे प्रीमियम के। तो 61st में आपको लगेगा यार सालों से मैं प्रीमियम भर रहा हूँ और इंश्योरेंस रिटर्न्स के लिए बना ही नहीं है, वो सिक्योरिटी रिस्क कवरेज के लिए। तो जब आप ज्यादा इंस्टॉलमेंट भरते हैं तो साइकोलॉजिकली आपका बर्डन बोझा हैवीनेस बहुत बढ़ जाती है। उसके बदले आपने ईयरली मोड चूज किया है तो 5 साल में आप 5 ही प्रीमियम भरोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू टेकिंग केयर ऑफ दैट पॉलिसी गेट्स हायर। अब 24,000 रुपए का जो आपका साल का प्रीमियम है, फर्स्ट ईयर आप उसको भर दीजिए एक साथ। वो थोड़ा पेनफुल होगा लेकिन पेन के बिना गेन नहीं होता है। हमारे क्रिकेटर्स भी धूप दौड़ धूप में ही बेचारे खेलते हैं, बारिश होती है तो मैच का क्या होगा वो भी पता नहीं चलता, फिर भी वो अपनी प्रैक्टिस और अपना खेल बेस्ट देते हैं। सिमिलरली अब 24,000 का जो आपका ईयरली प्रीमियम है उसको आप इंटैक्ट एक बार भर दीजिए, लेकिन वो पॉलिसी लेने के 2 या 3 दिन पहले आप एक रिकरिंग डिपॉजिट खोल लीजिए 2,000 पर मंथ की। फर्स्ट ईयर में जानती हूँ कि आपका आउटफ्लो 48,000 हो जाएगा, 24 आपने प्रीमियम भरा है, 24 आप महीना 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 करके आरडी में डाल रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब प्रीमियम ड्यू होगा ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि 24 भरना है और मेरा रिकरिंग डिपॉजिट 1 साल का मेच्योर हुआ है, तो मेरे पास कुछ पैसा है। अब आप खुद ही सोचेंगे, मैं आपको वो भी गारंटी दे सकती हूँ, आप खुद सोचेंगे नहीं नहीं अभी तो 24,000 मैनेजेबल है, मैं एक काम करता हूँ ये रिकरिंग डिपॉजिट को वापस रिन्यू कर देता हूँ, इसको भी चलने दो, अच्छा सेविंग भी हो रहा है, 24 24 में भरते जाता हूँ।
स्पेशली महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो इंश्योरेंस से भागती हैं क्योंकि उनको लगता है अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो, मेरा बिजनेस नहीं चला तो, मैंने सबैटिकल ब्रेक ली तो 24,000 करके अगर आप 5 साल तक भी वो आरडी चला पाए तो आपके पास नेक्स्ट 5 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम प्लस वो आरडी का इंटरेस्ट, वो आराम से आपके पास एज अ कुशन होगा। दैट इज द पर्पस ऑफ अ रिकरिंग डिपॉजिट, वो रिटर्न्स के लिए बना ही नहीं है। तो आप एक तो 2.5-3% अपना वो प्रीमियम बचा रहे हो जो आप ईसीएस में भरते, प्लस आप उस पे जो आरडी का इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी बना रहे हो, और आप आरडी को कभी मैट्रेस की तरह ट्रीट नहीं करें, उसको कुशन ही रखे, तकिए पे कभी सोया नहीं जाता है, उस पे खाली सर को शांति मिलती है। तो यहाँ पे भी आपके सर को शांति मिलेगी कि नहीं यार मेरे पास बचत है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी ये सारे बड़े डिसीजंस लेने के जो लॉन्ग टर्म के डिसीजंस है। यस, वेरी ट्रू मैडम, बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया। और डेफिनेटली कंपैरिजन जो है ना, बहुत बार लोग कंपैरिजन में चले जाते हैं। और कभी भी हम लोगों को एक हंसते खेलते एक एग्जांपल दे देते हैं कि कंपैरिजन जो है ना, मतलब अगर हम लोग रेस लगा रहे हैं तो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा और अगर 2nd स्टैंडर्ड का बच्चे के साथ में अगर रेस लगाओगे तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का ही बच्चा जीतेगा। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड और एफडी का रेस लगाओगे तो वही होगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हर कोई चीज जो जरूरत के हिसाब से बनाई गई है। ये बहुत बार लोग अपने वो गैरेज का एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया कि मतलब गैरेज गैरेज है, वहां पे जाके हम रह नहीं सकते। रहने के लिए तो घर है, लेकिन गैरेज भी जरूरी है और घर भी जरूरी है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली वैसे एफडी भी जरूरी है, आरडी भी जरूरी है, इंश्योरेंस भी जरूरी है, और उसके में म्यूचुअल फंड भी जरूरी है। तो खाली एक चीज को जरूरी हम बोल के नहीं चलेगा। तो बहुत अच्छे से मैंने आपने इसको एक्सप्लेन किया। आगे का सवाल लेना चाहेंगे हम। एक महिला को हेल्थ इंश्योरेंस आइडियली कैसे प्लान करना चाहिए? आपका बेस्ट टॉपिक है और मुझे पता है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे ट्रेनिंग आपने हमारे टीम्स के लिए हुई है। और इसी से आपने जर्नी भी आपकी शायद ट्रेनिंग की इससे शुरू की थी। हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेनिंग से ही हमारी शायद जर्नी आपकी शुरू हुई है ना? जी, मेरे ख्याल से आप लोग मेरे फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स थे जब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के ट्रेनिंग शुरू किए थे, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच लर्नर्स विद मी। सो हेल्थ इंश्योरेंस की जर्नी, सबसे पहले तो आपने पूछा महिलाओं को कैसे लेनी चाहिए, तो मुझे ये सवाल इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, क्योंकि महिलाएं आमतौर पर पहले सोचती नहीं थी कि हेल्थ इंश्योरेंस मेरे लिए भी हो सकता है, क्योंकि बराबर। हर महिला ना घर के लिए क्या करूं वो पहले सोचती है। मतलब मेरे हस्बैंड को ये चीज पसंद है तो मुझे आज खाने में ये बनाना है, मेरे डैडी को ये पसंद है, मेरी बेटी को ये पसंद है, मेरे बेटे को ये अच्छा लगता है, मेरी मम्मी को ये अच्छा लगता है। तो वो टिपिकली वो सेल्फ केयर वाली आज हम बातें करते हैं, बट कई सालों पहले तक तो ऐसे था कि नहीं यार, मतलब मैं तो बनी ही दूसरों के लिए हूँ। लेकिन मुझे आज महिलाओं को एक खास चीज बतानी है कि आप अपना इंट्रोडक्शन जब भी दें, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना बहुत पसंद करती हूँ। आपने वो इंट्रोडक्शन दिया, वो तो कॉमन इंट्रोडक्शन है ही, लेकिन मैं बहुत प्यार से कहती हूँ कि मैं अपने 2 परिवारों की लक्ष्मी हूँ। और ये आइडेंटिटी हर महिला की है, मेरी सिर्फ अकेले की नहीं है, आप अपने परिवार की लक्ष्मी है। तो आप अगर लक्ष्मी है तो आप पैसा नहीं है, आप धन नहीं है, आप लक्ष्मी है। क्योंकि पैसा हम कमा सकते हैं, धन हम पैसे को ग्रो करते हैं तो धन बन जाता है, लेकिन लक्ष्मी का अर्थ है समृद्धि। अब एक एग्जाम्पल लीजिए कि अगर मान लो किसी भी एबीसीडी महिला ने अ, अपने मैं एक छोटा सा किचन का एग्जाम्पल लेती हूँ कि घर में मान लो कि रोटी बना रहे हैं, ठीक है, और एक एक दो रोटियां जल जाती, वो फीमेल हमेशा ये सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं ये खा लूंगी। ओके, क्योंकि उनको लगता है भाई इसको वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं यार, वो अनाज है, वो धान्य लक्ष्मी बोलते हैं ना अष्ट लक्ष्मी में। तो वो सोचती है नहीं नहीं, अनाज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो बच्चों को भी चिल्लाती है कि खाना वेस्ट मत करो। तो वो दो जो जली हुई रोटियां होती है ना, कभी कभी वो सोचती है नहीं इनको नहीं दे सकते पर मैं खा लूंगी। नाउ साइंटिफिकली बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी सिंस एजेस, जो पहले वो चूल्हा चौका करती थी, अब जली हुई रोटियां भी खाती हैं, कभी कभी पिज्जा जल जाता है तो भी सोचते हैं नहीं नहीं ये मैं खा लूंगी, इट्स ओके, मुझे तो सब चलता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। अब इसकी वजह से साइंटिफिकली नाउ विमेन आर मोर प्रोन टू क्रिटिकल इलनेसेस देन एवर। आप किसी भी स्टैटिस्टिक्स को खोल के देख लीजिए, क्रिटिकल इलनेस का रिस्क महिलाओं में सबसे ज्यादा है। तो हम कहते हैं ना इक्वालिटी का जमाना है, लेकिन क्रिटिकल इलनेस में इक्वालिटी नहीं है।
वो महिलाएं ही उसमें ऊपर हैं और गलत जगह पे ऊपर है तो अनफॉर्चुनेटली। बट वो कल का खाना वो लोग वेस्ट ना जाए इसलिए नेक्स्ट डे भी खा लेते हैं। एब्सोल्युटली, आप किसी भी महिला को देखे वो बोलेंगे नहीं नहीं मैंने खा लिया मुझे तो चलता है, ओके। बराबर। अब क्रिटिकल इलनेस की जो केसेस हैं, तो अब इस महिला को ये सोचना है कि देखो मैं अपना स्वभाव तो नहीं बदल पाऊंगी, मैं यही करने वाली हूँ कुछ भी हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं भूखी रह लूंगी, मैं अपने आप पे टाइम कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, अभी खाना नहीं खाया तो नहीं खाया, इट्स ओके। तो ये कॉम्प्रोमाइज तो होते ही रहेगा। लेकिन क्रिटिकल इलनेस का जो एक प्रोन स्टेट है, उसके लिए आपको ये सोचना है कि अगर मान लो किसी भी महिला को कल क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है, एक तो उसको सबसे पहले टेंशन आती है कि मेरे बिना मेरा घर कैसे चलेगा, ओके। बराबर। दूसरा उसको ये फिक्र आती है सबसे पहले ना, कोई भी महिला हॉस्पिटल में आप जाके किसी भी हॉस्पिटल में देखिए, वो महिला पहला क्वेश्चन अपने हस्बैंड डैडी बहन जो भी होता है साथ में उसको पूछती है, यार कितना खर्चा होगा इसका, यस, ओके। वेरी ट्रू। मैं खुद अपने प्रेगनेंसी के दौरान एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन आएगा ऐसा कुछ मुझे किसी डॉक्टर ने बोल दिया था, नसीबदारी ये थी कि हुआ नहीं था ऐसा कुछ, बट उन्होंने कहा था आपको एडमिट होना पड़ेगा। एक तो इट वाज प्रेगनेंसी, ऊपर से ये कोई कहेगा हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो महिलाएं तो नहीं सह सकती, कोई भी नहीं कर सकता, बट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो। तो मैंने बराबर। सबसे पहले एक सिली चीज की थी जो मैं पब्लिक फोरम पे बताऊंगी। मेरे हस्बैंड तब ऑफिस में थे और मैंने उनको कहा था कि कुछ सीरियस होगा तो बताऊंगी। मैंने उनको कॉल करके कहा कि पता है डॉक्टर बोल रहे हैं कि एक ट्विन शेयरिंग रूम है और एक प्राइवेट रूम है, और मैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिला हूँ, मेरी खुद की इनकम है, फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को ये कॉल किया था। मैं आज भी हंसती हूँ उस बात को याद करके कि मैंने उनको कहा था एक ट्विन शेयरिंग रूम है, एक पर्सनल वाला रूम है, मैं कौन सा रूम चूज करूं, आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत खर्चा हो जाएगा अननेसेसरीली। उस जमाने में मुझे फाइनेंसेस के बारे में ज्यादा नहीं पता था, ये मैं लगभग 12 साल का है मेरा बेटा, तो 12 साढ़े 12 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो महिलाओं का ये नेचर होता है। अब अगर फाइनेंशियली क्रिटिकल इलनेस का जो बिल भरना पड़ा, वो गिल्ट से वो बेचारी और ज्यादा बीमार हो जाएगी, उसका हीलिंग स्लो हो जाएगा। एंड दैट्स वाई महिलाओं को सबसे पहले ये सोचना है कि मेरे लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस रेलेवेंट है। उनके लिए शायद रेलेवेंस सबसे बड़ी क्रिटिकल इलनेसेस की होती है। और आजकल आप एक्सपर्ट हो इसके, आप जानते हो कि रेगुलर इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस के राइडर्स ऐड हो गए, पर क्या वो महिलाओं का जो एक रिस्क फैक्टर इतना बड़ा है उसको ध्यान में रखते हैं, मतलब उसमें कोई कई एक्सक्लूजन आ जाते हैं, कई चीजें नहीं मिलती। तो महिलाओं को खुद को पहले एक इनिशिएटिव खुद को लेना पड़ेगा समझने का कि यार मैंने, इफ आई एम मोर प्रोन स्टैटिस्टिकली टू क्रिटिकल इलनेसेस, मैंने कैंसर डायलिसिस ये वो इसका कुछ किया है या नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कोई और बिल भरना चाहिए यार, आई शुड नॉट बी हैविंग टू पे द बिल, या व्हाई शुड माय हस्बैंड पे दैट बिल, व्हाई शुड माय फादर पे दैट बिल, ओके। तो वो पहला फाइनेंशियल रेवोल्यूशन होगा महिलाओं का, अगर वो ये सोचने लगे तो। फिर उनको ऑब्वियसली ये सोचना है कि हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह सोचना है। एक्सीडेंट प्रोन भी अनफॉर्चुनेटली महिलाएं बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम मल्टीटास्कर्स हैं यूनिवर्सली। तो हमारा ध्यान सब्जी खरीदते वक्त भी 10 चीजों में होता है, काम करते वक्त भी हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चे स्कूल में है वहां एनुअल डे के वक्त भी हम काम का सोच रहे हैं, तो तब वो घर में एक्सीडेंट। सबसे पहले वो महिला उठती है और सबसे लेट भी वही सोती है। तो जी, डेफिनेटली स्लीपिंग टाइम भी बहुत कम होता है आज की तारीख में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और ये लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस की प्लानिंग ही नहीं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करें। शेयर्स में हम कहते हैं ना पोर्टफोलियो, हम एक कंपनी, आपने कहा एक भिंडी की सब्जी नहीं खा सकते, हेल्थ इंश्योरेंस के भी बहुत सारे प्रकार है। तो मुझे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए नॉर्मल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट बेनिफिट के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, मैटरनिटी, ये सब कुछ सोचना है और उसका पोर्टफोलियो बनाना है। मैं ये नहीं सोच सकती, जैसे मैं अपने वार्डरोब में ये नहीं सोच सकती कि भाई मैं तो वेस्टर्न फॉर्मल से ही खुश हूँ, क्योंकि कई जगहों पर मुझे शायद साड़ी पहन के जाना पड़ेगा। तो अगर मैं वार्डरोब में सारे रंग रखती हूँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी सारे आउटफिट के प्रकार और सारे रंग होने ही होने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी एक खासियत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप जो है ना कोई भी एग्जाम्पल को रेगुलर टच के साथ में उसको लेके जाते हो और डेफिनेटली उसमें समझ जो है मतलब इजीली अंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि थैंक यू बिजनेस या इन्वेस्टमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है ना, उसको आसान वे से अगर एक्सप्लेन करना है तो कोई एक सीखे तो आपसे सीखे। थैंक यू सो मच मैडम। और हम भी हमेशा बहुत सारी चीजें आपसे सीखते हैं
और हमेशा सीखते रहेंगे। आगे के सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर मेरे हस्बैंड के पास फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस है तो क्या मुझे अलग से पॉलिसी लेनी चाहिए? सो जैसे मैंने कहा, अगेन फैमिली पॉलिसी है, लेकिन उसमें क्रिटिकल इलनेस का राइडर है क्या? अगर वो है तो क्रिटिकल इलनेसेस कौन कौन से कवर्ड है उसमें? ओके। और टिपिकली ना आप किसी महिला को देखेंगे ना, तो अगर वो मदर्स हैं तो बच्चे की स्कूल की रिपोर्ट कार्ड ना फादर्स देखते हैं। भाई कितने मार्क्स आए, मैथ्स में कितने आए, इतने कम क्यों आए, क्या हुआ, चलो ओपन हाउस में जाएंगे, इंटरेक्शन करेंगे, टीचर से बात करेंगे। लेकिन जो रोज 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 का होमवर्क का रिकॉर्ड है वो सिर्फ महिलाएं रखती है नॉर्मली। ओके, नॉर्मल केसेस में, बहुत एक्सेप्शंस है, लेकिन नॉर्मली नहीं, होमवर्क याद 95% रखते ही है। यस, हमारे घर में भी वैसे ही है। मतलब वाइफ जॉब पे आने के बाद में भी रात को 12:30 1 बजे तक पढ़ाई चलती है, वापस सुबह बिल्कुल 6 बजे उठ के स्कूल की करेक्ट। सो जो तैयारी करते हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पढ़ने की जो क्षमता है ना, वो महिलाओं में ही है। ओके, वो पेशेंस ही हमको, हम तो पेशेंस लेके ही पैदा हुए हैं सारे। ओके, तो इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, इतनी सारी चीजें कहाँ हमको पता चलती है? महिलाओं से मैं पूछती हूँ, कहते हैं नहीं नहीं मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आप उसको स्टोरी बुक की तरह पढ़िए, क्योंकि वो आपके घर की समृद्धि के बारे में ही लिखा गया है। आप पहले दिन हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कभी खोलेंगे ना, तो उसमें पहले ग्लोसरी लिखा होता है, मतलब वर्ड्स के मीनिंग लिखे होते हैं। महिलाएं उससे ही डर जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आज ये कहना चाहूंगी कि आप वहां से शुरू क्यों करती हैं? ओके, आप शुरू कहीं और से कीजिए। आप ये देखिए, महिलाएं ना सबसे पहले टमाटर भी अगर हाथ में लेती है ना, तो कहीं पे कुछ डिफेक्ट तो नहीं है ये देखते हैं। ओके, आलू भी लेंगी तो बोलेंगी इधर ये एक छोटा सा छेद है, ये अच्छा आलू नहीं है, रख दो। ओके, सिमिलरली सबसे पहले अगर आपके पास पीडीएफ है तो कंट्रोल एफ करके एक्सक्लूजन क्या है वो पढ़ लीजिए। ऑटोमेटिकली आपको पॉलिसी पढ़ने की इच्छा होगी कि बाप रे ये नहीं मिलने वाला है, और भी देखो और भी देखो और भी देखो। ओके, फिर हम ये देखने जाते हैं कि ऑफर कहाँ है, डिस्काउंट कहाँ है, क्या कहाँ है। ओके, तो आप जैसे आपके इंश्योरेंस में जैसे आप बताते हैं, आपने एक बार अच्छा सा वीडियो भी बनाया था गणेश, आप बहुत रेगुलरली वीडियोस भेजते हैं अपने स्टेटस पे, बहुत कुछ अच्छे से लोगों को समझाते हैं। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा था कि अगर आप कुछ स्टेप्स चलते हैं पूरा साल, तो रिन्यूअल पे आपको एक परसेंटेज 30% डिस्काउंट मिल डिस्काउंट जाता है। मिलता है। यस, ओके, 30% डिस्काउंट मिल जाता है। या तो अगर आप इतने स्टेप्स चलेंगे रोज, तो वो तो वैसे भी महिलाएं अभी फिटनेस फ्रीक हो गई हैं, वेट लॉस छोड़ के अभी फिटनेस का ज्यादा ध्यान देने लगी है कि भाई हेल्थ रहेगी तो मैं रहूंगी तो मेरा परिवार रहेगा। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसको रिवॉर्ड कर रही है, तो हमको तो पता होना ही चाहिए। मतलब डिस्काउंट ऑफर सेल कहाँ लगी है वो हम बात करते ही हैं। तो अगर वो सेल लगी है तो हम उसमें पहले होने चाहिए जाके वो लेने वाले, कि अच्छा ऐसी सेल लगी है, मुझे भी पता करना है। तो ये छोटा सा डिस्काउंट है, एनुअल हेल्थ चेकअप फ्री है, ये कितनी सारी चीजें हेल्थ इंश्योरेंस में बनी होती हैं। तो अगर हस्बैंड के पास वो है तो फैमिली पॉलिसी है, तो फैमिली पॉलिसी में भी तो ये बेनिफिट फैमिली मेंबर्स के होंगे। तो अगर आप पॉलिसी रीड करने एक दिन बैठ जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितने बेनिफिट्स हैं जो हम यूज ही नहीं कर रहे। यस, वेरी ट्रू मैडम, सही बताया। मतलब लोगों को ना हेल्थ चेकअप का भी ना हम लोग जब भी पॉलिसी बताते हैं तभी उनको बोलते हैं कि आपको इसमें हर साल हेल्थ चेकअप है। लेकिन साल कहा जाता है मालूम नहीं पड़ता, लोगों को याद भी नहीं रहता कि हमारी पॉलिसी में हेल्थ चेकअप है करके। बिल्कुल लोगों को सामने से करवाते हैं कि सर आपकी पॉलिसी में हेल्थ चेकअप है, आप करा लो। आज की तारीख में 5 से 6 हजार रुपए हेल्थ चेकअप के लिए खर्चा आता है, वो कंपनी आपको फ्री में दे रही है ना। और दूसरी बात कि हमें हर टाइम हम गाड़ी की सर्विसिंग करते, दिवाली हो तो हमारे पूरे घर की साफ सफाई करते, वैसे हमारे बॉडी को भी हमें चेकअप करना जरूरी है। उससे हमें क्लींजिंग के लिए आसानी हो सकती है। तो थैंक यू सो मच मैडम। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे का सवाल है, अगर मैं होम मेकर हूँ तो क्या मैं फ्यूचर के लिए सेव और इन्वेस्ट कर सकती हूँ क्या? अभी हाउसवाइफ होती है या जो होम मेकर होती है वो इनकम नहीं कमाती डेफिनेटली, है ना। तो वो क्या उनके फ्यूचर के लिए सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? कई बार ना मैं कुछ सेशंस में जाती हूँ ना, जो लक्ष्मी ज्ञान के सेशंस में हाउसवाइफ्स होम मेकर्स होते हैं, तो उनको ना मैं कई बार पूछती हूँ कि आप क्या करते हो। तो उनका टिपिकल आंसर होता है, मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ हूँ। मतलब आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ। कभी कभी हाउसवाइफ ही ना, नहीं, वो कभी बोलते कुछ नहीं करती है वो, हाँ मैं कुछ नहीं करती हूँ। कुछ नहीं करती और हूँ। आज ना वो नारी शक्ति जो आ गया है ना, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट कर रहे हैं, बहुत प्रमोट कर रहे हैं। कल ही विमेन्स डे था, इसलिए हम आज ये वेबिनार भी कर रहे हैं। तो टिपिकली ना अंदर कुछ और है, लेकिन बाहर वो कहती है कि नो नो, आई एम अ होम मेकर।
लेकिन फिर भी अंदर जो इम्यूनिटी नहीं है ना, तो आप बीमार पड़ोगे। तो अंदर की इम्यूनिटी आज भी वो है कि यार मैं तो खाली होम मेकर हूँ, मतलब फाइनेंसेस का काम तो किसी और का है। तो मैं आपको फिर से ना थोड़ा पास्ट में लेके जाती हूँ। गणेश, 50 साल पहले, 40 साल पहले अगर आप देखेंगे तो एक क्लियर डिपार्टमेंट था कि फीमेल को घर पे रहकर घर का ध्यान रखना है। ओके, घर, बच्चे, घर की सफाई, खाना, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ। और मेल को जो है उसको बाहर जाना है और घर के लिए जो प्रोविजंस करना है वो मेल को करना है। फिर लगभग 20-25 साल से ये एक नया सिस्टम आया जहां पर हमने कहा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई है। तो फीमेल ने कहा कि मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी, आई विल बी इंडिपेंडेंट। तो हम दोनों बाहर जाएंगे और आई विल बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि मुझे हाथ नहीं फैलाने, मतलब मुझे आज एक हैंडबैग खरीदना है, मुझे आज मेरे शौक के लिए कुछ करना है, मुझे मेरे फ्रेंड्स से मिलना है, मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है, वेकेशन पे जाना है, मुझे आपसे कुछ मांगना नहीं है। तो वो इंडिपेंडेंस आ गया। नाउ हम ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, विमेन्स डे के इतने सेशन ये बोल बोल के ना हम इसको थोड़ा गलत दिशा में लेके जा रहे हैं ऑनेस्टली। बिकॉज आज ना इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गए, इतने ज्यादा प्रोसेसेस है उन प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने के, कि एक व्यक्ति घर का सब कुछ नहीं मैनेज कर सकता है। आज हमको हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, बच्चे, जो भी एक घर के यूनिट में रहते हैं, सबको सब कुछ इन्वॉल्व करना जरूरी है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन आया तो सडनली 15-20 दिन चला कुछ, फिर महिलाओं ने कहा भाई आप भी हेल्प करो, आप भी झाड़ू पोछा लगाओ, चलो बच्चों को बोला चलो तुम बर्तन धो दो, चलो सब अपनी अपनी थाली धो लो तो भी मेरे लिए हेल्प हो जाएगा। तो लॉकडाउन को आना पड़ा ये कल्चर शिफ्ट लाने के लिए। लेकिन हमको एक फाइनेंशियल लॉकडाउन लाने की घर में जरूरत नहीं है, ये हम आज खुद ही सोच सकते हैं। अगर आप एक होम मेकर हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि मैंने जो कहा पेन पेपर एक्सरसाइज, कि आपके पास क्या है। ऑटोमेटिकली कभी कभी तो महिलाओं को ये भी पता चलता है कि आई एम रिचर देन माय हस्बैंड, बाय द वे। ओके। दूसरा चीज ये होता है कि जब आप ये करते हैं ना प्रोसेस, तो आपको खुद को इच्छा होनी चाहिए कि घर के फाइनेंशियल डिसीजंस में ना सही शायद अभी के लिए, तो घर के जो फाइनेंशियल डिसीजंस हो गए उसमें तो मैं अपना इन्वॉल्वमेंट रखूं। मान लीजिए आप अपने हस्बैंड को कहें कि चलो अभी से जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम्स होंगे ना मुझे बता दो, आपके लैप्स नहीं होंगे क्योंकि मैं भर दूंगी। तो आप मुझे खाली बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ बता दो, आई विल पे द प्रीमियम्स, या फिर आई विल रिमाइंड यू टू पे द प्रीमियम्स। ओके, इतना तो हो ही सकता है शुरुआत करने के लिए। जैसे ही ये छोटी छोटी चीजें वो करेंगी, या फिर अगर वो कहते हैं अच्छा आपको क्या लगता है अगर हम हर महीने एक कंपनी का एक शेयर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, ऑब्वियसली अच्छा होगा। लेकिन ये कंसिस्टेंसी हर महीने की है, वो तारीखें याद रहने वाला मामला, वो सब फीमेल्स को ही सूट करता है कई बार। ओके, हस्बैंड्स बर्थडे भी भूल जाते हैं, एनिवर्सरी भूल जाते हैं, आपने वो मेन विल बी मेन वाला एड भी देखा होगा। ओके, वो बंदा एनिवर्सरी भूल गया था तो नेक्स्ट डे बेचारा गिफ्ट लेने आया था वाइफ के लिए। लेकिन ये जो तारीखें याद रखनी है उसके लिए अगर महिलाएं सोचें कि चलो मुझे आप बता दो क्या क्या करना है, आई विल एग्जीक्यूट इट फॉर यू, एग्जीक्यूशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आने लगेगा। इंटरेस्ट आने लगेगा और मैंने जैसे कहा पॉलिसी पढ़ी, डॉक्यूमेंट्स पढ़े, अच्छा क्या हमने कौन सा एसआईपी किया है, कौन सी तरह की स्कीम है, टाइप कौन सी है, लॉन्ग टर्म है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, क्या है। ऑटोमेटिकली जब वो देखने लगेंगी तो उनका इंटरेस्ट आने लगेगा, तो वो अपना पैसा मैनेज करने लगेंगी। अनफॉर्चुनेटली गणेश, कई बार मैंने देखा है कि महिलाएं जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, फादर की डेथ हो जाती है, भाई नहीं है अभी, ऐसा कुछ भी हो जाता है, या अब्रॉड शिफ्ट हो गए, ऐसा कुछ बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, तब वो ना, अब सलवार सर पे तलवार आई है तो क्या कर सकते हैं, स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया है किसी ने तो क्या कर सकते हैं। तब जाके ना वो स्ट्रगल कर करके पैनिक में अनश्योरिटी से सीख सीख के कुछ तो करते हैं। लेकिन हमको कोई सिचुएशन बदलने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन बनाने की जरूरत है, तो वो सही मायनों में नारी शक्ति हो सकता है। नहीं, वेरी ट्रू। और मुझे याद आता है कि मेरे क्लाइंट है लक्ष्मी, शशिकांत गायकवाड़ करके। और बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने उनके फैमिली के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, सीसीटीवी कैमरे का वो काम करते हैं और अच्छा बिजनेस है उनका, बहुत सारे सोसाइटीज को सपोर्ट करते हैं। तो जब भी मैं उनके पास जाता हूँ ना तो हमेशा मुझे इतना अच्छा फील होता है कि उन्होंने उनकी बेटी को और उनके वाइफ को दोनों को भी इन्वॉल्व किया हुआ है कि जो भी इंश्योरेंस के पेमेंट्स है आपको गणेश से डायरेक्टली बात करनी है। जो भी आपके ड्यूज आ रहे हैं, उसमें कोई अगर क्लेम आ रहा है तो डेफिनेटली उनकी वाइफ जो है
थोड़ी डिफिकल्टी आती है उनको स्टार्टिंग स्टेज में, लेकिन मेरे से कंसल्ट करके वो कंप्लीट कर लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है। और मैं थैंक्स कहूंगा मेरे पिताजी को कि बचपन से भी मैं भी ऐसा, मैं तो बोलूंगा चाइल्ड भी जो होते हैं हमारे बच्चे भी हैं, उनको भी हमको एजुकेट करना जरूरी है। मैंने देखा है कि आपने बहुत बार बोला है कि फैमिली को साथ में लेके बैठो, फाइनेंशियल प्लानिंग करना है या फाइनेंशियल कोई डिसीजन आप ले रहे हो, तो कभी कभी हमको लगता है कि बच्चों को क्या पूछना है, वाइफ को क्या पूछना है, लेकिन उनको आप एनरोल करो ये सब डिस्कशन में, डेफिनेटली उससे उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, उनका नॉलेज बढ़ेगा और बहुत सारी चीजें वो भी सीख सकते हैं। और गॉड फॉरबिड ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए, लेकिन जैसे आपने बोला कि सडनली ब्रेड विनर का डेथ हो जाता है और उसके बाद में फैमिली के ऊपर जो बर्डन्स आते हैं या जो ब्लैंक एक्चुअली ब्लैंक हो जाती है फैमिली मेंबर्स कि भाई आगे कैसे करना है, तो उस केस में डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर हमने पहले से उनको थोड़ा सा एजुकेट किया होगा तो आसान हो जाता है। भगवान करे ऐसे किसी के ऊपर टाइम नहीं आए, लेकिन एजुकेट करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा भी लोड कम हो जाता है। ऐसे आगे का सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर मैंने कभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की तो शुरुआत कैसे करें? कुछ महिलाएं पूछती है कि अगर मैंने कभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया है, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो शुरुआत कैसे करें? बहुत आसान रास्ता बताती हूँ जो मेरा खुद का 12 साल का बेटा है और मुझे फाइनेंशियल डिस्कशंस में उसको इन्वॉल्व करना था और मैं सोच रही थी कि बच्चे को कैसे इन्वॉल्व करूँ जब वो 6 साल का था। सिमिलरली कोई महिला है जिसने कभी भी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू नहीं की, तो मतलब हम बच्चों की तरह ही है ना, हम कुछ नया सीख रहे हैं। आज एआई की बात करें तो मैं और आप बच्चे ही हैं, हमारे बच्चे हमसे आगे हैं क्योंकि स्कूल सिखा रही है, लेकिन हमने नहीं सीखा है। ठीक है। तो सिमिलरली मैंने सोचा कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है, मतलब जब आप बच्चे हैं उस टॉपिक के लिए, तो आपको क्या अच्छा लगता है, अगर कोई आपको इंटरैक्टिवली शॉर्ट में कुछ छोटा सा स्टोरी फॉर्म में बताए तो आपको कितना अच्छा लगता है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनबायस्ड, क्योंकि रिजर्व बैंक ने ये मटेरियल बनाया तो किसी बैंक वैंक का नाम नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, अगर आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी, तो आपको बहुत सारे पीडीएफ फॉर्मेट में कॉमिक बुक्स मिलेंगे। इन्होंने लिटरली कॉमिक्स बनाए। तो आपको ऐसे राजू एंड द मनी ट्री, वो हम जो बचपन में चंपक चंदा मामा टिंकल पढ़ते थे, वही लाइंस पे उन्होंने कॉमिक्स बनाई है जो बैंकिंग सिस्टम समझाते हैं। इनफैक्ट लेटेस्ट उन्होंने कुछ साल पहले बनाया राजू एंड द 40 थीव्स, जो अलीबाबा एंड 40 चोर के लाइंस पे बना है, उसमें 40 फाइनेंशियल फ्रॉड्स लिखे हुए। तो आजकल जो इतने फ्रॉड होते हैं, आप अगर वो बुक पढ़ेंगे तो आपको मजेदार पता चलेगा कि अरे यार चोर ऐसे सोचता है, तो हमको तो कितना उससे आगे सोचना चाहिए। सो आरबीआई ने कॉमिक बुक्स बनाई है। सेबी ने म्यूचुअल फंड और शेयर्स के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन हैंडबुक बनाए हैं जो कि मल्टीलिंगुअल है। तो लैंग्वेज का भी बैरियर उन्होंने हटा दिया और ये सब फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करेक्टली करना। आईआरडीए जो कि इंश्योरेंस के रेगुलेटरी हैं, उन्होंने थोड़ा सा, उनका थोड़ा पुराना मटेरियल है, लेकिन यूट्यूब पे अगर आप बीमा बेमिसाल जाकर सर्च करेंगे या आईआरडीए की डॉक्यूमेंट्री फिल्म सर्च करेंगे, तो एक 7-8 मिनट की इतनी प्यारी आईआरडीए डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो आई थिंक आप जैसे एडवाइजर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको उनको जरूर दिखानी चाहिए। बिकॉज इंश्योरेंस को ऐसा माना जाता है, अरे यार इंश्योरेंस नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी एडवाइजर्स को भी मैं देखती हूँ, जैसे मैं आपकी टीम को ट्रेन कर रही थी, आपकी बहुत प्रोग्रेसिव सी टीम है जो बहुत ज्यादा समझ श्रद्धा रखती है इंश्योरेंस पे। तो लेकिन ऐसे बहुत एडवाइजर्स में मिलती हूँ जो सोचते हैं अरे नहीं यार कोई लेता ही नहीं है, तो हम क्या करें। ओके। लेकिन आप आईआरडीए की डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे ना, तो आपका दिमाग एक्चुअली चेंज होगा कि यार वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारी जिंदगी का। तो इस तरह से आप अगर ये एजुकेशन मटेरियल जाकर देखेंगे, वो यूं ही स्क्रॉल करते करते ये एक्ट्रेस एयरपोर्ट पे दिखी, वो सब देखने में हम कितने घंटे बिता देते हैं और हमको कुछ मिलता नहीं है उसमें से, बस हम देख के खुश होते रहते हैं। तो अगर आप फ्री टाइम में स्क्रॉल कर रहे हो तो ऐसा कुछ सर्च करो। जब आप पढ़ना शुरू करोगे एज अ होम मेकर, आपके पास जो टाइम थोड़ा सा भी बचता है, तो थोड़ा थोड़ा आप जब करोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये तो आसान है, मतलब ये तो अच्छा कॉमिक है, ये तो बैंक है, चलो मैं बैंक जाके आती हूँ, एक बार कैश विड्रॉ करके देखती हूँ कैसे होता है, एक बार मैं जाके ना एक बैंक में चेक डिपॉजिट करके देखती हूँ, एक बार मैं एफडी बैंक में ब्रांच में जाके मैन्युअली खोल के देखती हूँ कैसे होता है, मैं नेट बैंकिंग में जाकर देखती हूँ। ऑटोमेटिकली आपको ये इंटरेस्ट आएगा, आप डर भगा दोगे अपना। और अगर एक महिला ने एक बार सीख लिया ना, उसको डर लगता है पहले पहले, हर चीज में लगता है, साइकिल चलाने से लेके हर चीज में,
लेकिन एक बार वो सीख गई ना तो वो भूलती नहीं है। मैं कई होम मेकर्स को कहती हूँ कि आपने पहली बार जिंदगी में रोटी बनाई होगी तो कुछ नक्शा ही बना होगा, लेकिन आज आपको रोटी बनाना अगर आता है ना, किसी दिन कॉन्शियसली ट्राई करके देखिए। आज मैं नक्शा बनाने की कोशिश करती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ आपकी रोटी गोल से आगे बन ही नहीं सकती, आप कितनी भी कोशिश करें। तो एक बार अगर आपने महिला को सिखा दिया ना, तो उसके बाद जिस तरह से फैमिली की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी वो एक्सपोनेंशियल हो सकती है। यस, वेरी ट्रू मैडम। और एक्चुअली जो आपने बताया ना, मुझे मेरे सिस्टर का याद आ रहा है। मतलब मेरा ट्रैवल्स का बिजनेस मैंने शुरू किया था, और मैंने मेरा खुद का ऑफिस सेटअप किया। और सिस्टर को जब भी स्टार्टिंग स्टेज में बोला, जब भी वो कॉलेज जा रही थी, तो मैंने बोला कि आप सीखो इसको किस तरह से करना है। तो उस समय मैंने फ्लाइट बुकिंग करनी पड़ती थी, और फ्लाइट बुकिंग में एक गलती हो गई ना, तो सीधा नुकसान। क्योंकि क्लाइंट तो उसका कुछ पैसा देगा नहीं, और कैंसिलेशन करेंगे तो 3-4 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता था। तो सिस्टर से एक बार ऐसी गलती हो गई। लेकिन आज वो मेरी सिस्टर, मैं कभी भी देखता हूँ उसको, आज उसके पास में खुद के 30 बसेस है। आज विशाल ट्रेवल्स इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो चला रही है। तो कभी मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी जो सिस्टर थी, कभी मतलब ये सब सोचने का उसका थिंकिंग ही नहीं था, लेकिन आज वो खुद का एक बिजनेस चला पा रही है। तो डेफिनेटली जब भी हम लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारियां देते हैं, फैमिलीज के ऊपर, वाइफ के ऊपर, तो वो अपने आप को कैपेबल है। भगवान ने उनको इतना सक्षम बनाया हुआ है कि आप जिम्मेदारी दो। चलो गलती होगी तो उसको, गलती तो हर किसी से हो सकती है, तो उसको लीव इट कर दो। लेकिन आप उसके ऊपर विश्वास रखिए। अगर आप उसको आगे और चालना दोगे, तो डेफिनेटली एक इंटरप्रेन्योर, एक बहुत बड़ा व्यक्ति महत्व जो है वो बन सकती है। तो थैंक यू सो मच मैडम। और आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आगे का सवाल है कि अगर मैं कभी, अगर इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की तो शुरुआत कैसे करनी, हो गया। अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी बनाया है, तो क्या मुझे अलग से पॉलिसी लेने की जरूरत है? ओके, सो लाइफ इंश्योरेंस के भी बहुत सारे मिथ्स हैं इंडिया में। कई लोग व्हाट्सएप पे वो भी जोक्स भेजते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस मत लेना क्योंकि उसके बेनिफिट के लिए तो तुमको मरना ही पड़ेगा, और ये टोटली गलत चीज है। ओके, सो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको एक एग्जांपल लेके, कि मान लीजिए कि मैं अपनी इंटेलेक्ट से, अपने इनकम से, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन पर्पस के लिए एक इजी अमाउंट लेते हैं कि मैं 10,000 रुपए अपने घर में कंट्रीब्यूट करती हूँ हर महीने। अगर मैं हर महीने 10,000 रुपए कंट्रीब्यूट करती हूँ तो साल के हो जाएंगे 1,20,000 रुपए। 30 साल तक अगर मैं नेक्स्ट काम करने वाली हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो सब कुछ मिलके 36 लाख रुपीज हो जाएंगे। ओके, अब 36 लाख रुपीज मैं कंट्रीब्यूट करूंगी अपने इंटेलेक्ट से मेरे घर में। मैं 10,000 ही अभी पकड़ के चल रही हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा, ये जो ऑडियंस इतनी प्यारी आई है हमारे पास, आई थिंक आप चैट में मुझे बताइए, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैट पे बताते रहिए मुझे। तो आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा होता है, ओके, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि मान लीजिए कि आज आपने इतनी अच्छी वेबिनार रखी है वगैरह, सब कुछ अच्छा सा किया है, लेकिन मान लीजिए ये जो जितने भी लोग आए हैं वो सोच रहे हैं कि अरे यार, इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल था, ये कहाँ ये लोग ने यहाँ पे सेशन के लिए बुला लिया, क्रिएटिव तो इतना अच्छा बनाया था, तो टेम्पटेशन थी कि नहीं नहीं अटेंड तो करना है। सवाल तो बहुत वैलिड थे, तो मुझे सवाल पूछने थे, तो मुझे मेरे सवाल का आंसर चाहिए, तो लोग आए हैं। लेकिन मान लीजिए कि लोगों को लगा कि ये प्रियंका मैडम ने कुछ नया तो बताया नहीं, उल्टा सर दर्द हो गया, हमको इतने प्रोसीजर करो, स्ट्रक्चर करो बता दिया, हमको ये प्रियंका मैडम से बहुत अभी एलर्जी हो गई है। तो किसी ने आपको फोन किया इस ऑडियंस में से और कहा कि गणेश आप एक काम करो, ये प्रियंका मैडम को एड्रेस दो, आज तो हम इनके नाम की सुपारी किसी को दे ही देंगे। ओके, तो मुझे वेबिनार पे पहले पूछ लेना ऑडियंस से, आप ऐसा कुछ तो नहीं सोच रहे हो ना, आई होप सो। क्या आप ऐसा कुछ सोच रहे हो? मुझे यस या नो प्लीज बताओ, मुझे जानना है। ओके, मेरी जिंदगी वाई से। फॉर यस और नो फॉर नो के लिए टाइप कीजिए आप लोग। क्या क्या आप आपको ऐसा लगता कुछ है? सोच रहे हो कि आप गणेश को बोलोगे कि यार एड्रेस दो, आज तो इनके घर पे गुंडे भेजने ही है? ओके, अक्षता, थैंक यू सो मच। ओके, वैसे तो मैं लगभग रोज प्रे करती हूँ कि मुझे 165 साल जीना है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों को लक्ष्मी ज्ञान देना बाकी है। यस। लेकिन जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर मान लो ऐसा कुछ हो गया, ओके, तो मेरे फैमिली का इमोशनल लॉस होगा या नहीं मैं नहीं कह सकती, आपको मेरे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, लेकिन फाइनेंशियल लॉस विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ 36 लाख रुपीज। और ये जो 36 lakhs का लॉस है,
उसको अगर मैं 10,000 की इन्फ्लेशन वगैरह ऐड करूं, क्योंकि पूरी जिंदगी तो 10,000 नहीं कंट्रीब्यूट करूंगी, तो अगर वो परसेंटेज बढ़ाते जाऊं तो लगभग 3.5-4 करोड़ की वो वैल्यू हो जाएगी, जस्ट एट 10,000 रुपीज अ मंथ टुडे। ओके, तो ये जो वैल्यू है उसको कहते हैं मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ये मेरी जिंदगी की फाइनेंशियल वैल्यू है, ठीक है, इमोशनल वैल्यू अलग छोड़ते हैं, बट फाइनेंशियल वैल्यू ये है मेरी जिंदगी की 3.5-4 करोड़ रुपए। अब अगर मैं नहीं हूं तो मेरी वो रिप्लेसमेंट मेरी तो नहीं हो सकती, लेकिन वो 3.5 करोड़ की तो होनी चाहिए। एंड दैट इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। हम कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ उनको लेना चाहिए जो ब्रेड विनर्स है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस दो कारणों से बनाया गया है। एक है अर्ली डेथ, जो कि ब्रेड विनर्स के लिए होता है, और आमतौर पर आप शायद मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन टर्म इंश्योरेंस अगर हम लेने जाते हैं तो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स मांगे जाते हैं। कई हस्बैंड्स को मैं देखती हूँ कि टैक्स बचाने के लिए वो कुछ इनकम वाइफ के नाम पे रख के वाइफ का इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं। अगर इनकम टैक्स रिटर्न आपके नाम पर भरा जाता है तो यू आर एब्सोल्युटली वैलिड टू बाय अ टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि टर्म बिल्कुल। इंश्योरेंस एक माँ का अपने बच्चे के लिए इनहेरिटेंस भी साबित हो सकता है। एंड इट इज आई थिंक द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस टुडे, क्योंकि इतना रिटर्न तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ इतना सा प्रीमियम भर के आप इतना कवरेज लेते हैं, जब आप डिजीज फ्री होते हैं, इनकम आपकी स्ट्रांगली दिखा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चल सकता है। अगर मैं दूसरा पर्पस कहूँ लाइफ इंश्योरेंस का, तो वो लॉन्ग लाइफ है। ये अर्ली डेथ है जो प्योर रिस्क कवर है कि भाई अर्ली डेथ हो गई तो पैसा मिलना चाहिए। लॉन्ग लाइफ इज जो हम एंडाउमेंट सेविंग प्लान जिसको कहते हैं, मतलब अगर मुझे लंबा जीना है तो क्या होगा। मैं कई फादर्स को कहती हूँ, आई एट लक्ष्मी ज्ञान एज आई सेड वी आर अनबायस्ड, वी डोंट से कि ये प्रोडक्ट अच्छा है ये प्रोडक्ट बुरा है, बट कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रेलेवेंट है वो कहना हमारा काम है। कई बार मैं फादर से कहती हूँ कि आपको बेटी की शादी की प्लानिंग करनी है ना, या उसके सीड फंड की आज के जमाने में वो प्लान करते हैं। अब आपकी बेटी जैसे आपने कहा 10 साल की है, तो शादी की प्लानिंग से भी ज्यादा जरूरी है कि उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की प्लानिंग आप कैसे करोगे। उसको अगर 15 साल के बाद स्टार्टअप शुरू करना है तो आप क्या करेंगे, आप मना थोड़ी करेंगे कि नहीं पैसा नहीं दूंगा उसके लिए, देंगे ही, ऑब्वियस है। तो 15 साल के लिए अगर मान लो मैं आज एक सेविंग प्लान में मैं प्रीमियम भरना शुरू कर दूं, और 15 साल के बाद अगर मेरी बेटी को हर साल एक अमाउंट आता रहेगा, तो मैंने उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पूरी जिंदगी के लिए बना ली। ओके, वो पॉलिसी मैंने उसके नाम पर की है, जो कि सिंपल चाइल्ड लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं है। एक मैंने ऐसा सोचा है कि भाई मैं कुछ साल प्रीमियम भरूं, उसके बाद हर साल उसको पैसा आते रहे। दैट इज लॉन्ग लाइफ वाली प्लानिंग। तो मैं हूं या नहीं हूं, मेरी बेटी को मेरे नाम से जो भी एक प्लान, जो भी एक अमाउंट मिलता जाएगा, वो मिलता ही जाएगा। और बहुत सारे दादा दादी नाना नानी को अपने पोतों से बहुत प्यार होता है, नाती और पोतों से। तो ये जब आप करते हैं तो आप अपने ग्रैंड चाइल्ड की भी सिक्योरिटी का प्रोविजन कर रहे हैं, क्योंकि बेटी की डेथ के बाद उसकी नॉमिनीज अगर उसके बच्चे हैं तो आपने उसका भी प्रोविजन अभी से करके रखा है। आई मीन दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये एक माँ अपनी बेटी के लिए भी कर ही सकती है, ऐसा तो नहीं है। इसमें तो ये सेविंग प्लान्स में तो इनकम टैक्स रिटर्न बहुत मतलब बहुत बड़े अमाउंट्स के लिए हो सकता है, बट अगर बेटी के अकाउंट में माँ की याद में अगर 10,000 रुपए भी अगर हर महीने आते रहे, तो आप सोचिए कि वो कितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये ना हम कहते हैं ना, मेरी माँ की निशानी है, उनकी घड़ी है, मेरी माँ की निशानी है, मेरी दादी की निशानी है। तो ये निशानी आप लाइफ इंश्योरेंस से भी ही कर सकते हैं पूरा। लेकिन हम इंश्योरेंस को एक बास्केट में डाल के ना, इसके लिए हम उसकी महत्वाकांक्षा महत्ता को समझ नहीं पाते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस सिचुएशन में किस पर्पस से मैं ये डिसीजन ले रही हूँ। तो महिलाओं को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हर प्रोडक्ट मेरे लिए जरूरी है। यस, वेरी ट्रू मैडम, और बहुत अच्छे से आपने बताया। बहुत बार मैं लोगों को एक ही बोलता हूँ कि आज जो परिवार जो चल रहा है ना, एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, पहले ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर हुआ करता था, तो कभी कभी डिफिकल्टीज नहीं आती थी कि अर्निंग मेंबर या ब्रेड विनर का अगर कुछ हो जाता है तो बाकी फैमिली मेंबर सपोर्ट कर देते थे। लेकिन आज क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से मैं, मेरी वाइफ और बच्चे, तो उस केस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और वो उसमें भी अगर हम देखेंगे ना, तो मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि दो चक्के पे हमारी गाड़ी चल रही है, एक आज हस्बैंड भी है, वाइफ भी है। आज भले वाइफ हाउस वाइफ है,
तो भी लेकिन आज वो घर में होने की वजह से हस्बैंड जाके बाहर काम कर सकता है, बिल्कुल उसकी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, फैमिली की टेक केयर वाइफ कर रही है। गॉड फॉरबिड ऐसी कोई तकलीफ ना आए, लेकिन ऐसे कुछ हो गया वाइफ को, तो हस्बैंड जॉब संभालेगा कि घर संभालेगा? तो उस समय में उसके पास में समझो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आ जाता है, वाइफ की स्पेस तो कोई भर के नहीं निकाल सकता, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंस का कुछ अमाउंट आए, तो कोई तो केयर टेकर रखे, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों के लिए जो सपोर्ट होना चाहिए वो वहां पे हो सकता है। तो इंश्योरेंस ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इतना बड़ा है, और बहुत अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच मैडम। और इस तरह का गाइडेंस हमेशा हमें मिलते रहना चाहिए। तो इसलिए हम भी अभी मैडम कोशिश कर रहे हैं कि रिक्रूट जो हम लोग अभी जो एडवाइजर्स रिक्रूट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा महिला एडवाइजर रिक्रूट करें, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे बिल्कुल हैं, जिससे महिला ही महिला का प्रॉब्लम समझ सकती है। और नरेंद्र मोदी जी ने एलआईसी के साथ में आके एक बीमा सखी करके प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आप बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन बीमा सखी प्रोजेक्ट में नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि महिलाएं एजुकेशन के बारे में सीखे और उसका अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाए। उसके लिए एलआईसी ऑफ इंडिया के माध्यम से लोगों को जो है 7,000 रुपया, जो महिलाएं हमारे साथ में जुड़ेगी उनको 7,000 रुपया हर महीना सैलरी दी जाएगी। 3 साल तक इस तरह का सैलरी पे आउट उनको मिलेगा। ऊपर से जो काम करेगी उसके ऊपर उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट लेके आई है महिलाओं के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वुमेन्स डे के ऊपर आपने आपका एक स्टेप अहेड उठाना चाहिए। मेरी वाइफ शिल्पा सर जी ने बहुत अच्छे से महिलाओं को गाइड करती है। हमारे टीम में मैक्सिमम महिलाएं हैं, क्योंकि उसका जो रिलेशनशिप बहुत। जो है, वो जानती है कि आज एक महिला जो है किस तरह से घर का काम संभालते हुए, सब कुछ संभालते हुए आज इंश्योरेंस का काम कर रही है। तो एक रिलेशनशिप जो है ना, मेरे साथ में तो होता ही है एज अ भाई जैसे, लेकिन शिल्पा के साथ में तो उनका एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है। तो डेफिनेटली हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं कि जिससे हम भी सीखें और हम लोगों को भी अवेयरनेस क्रिएट करें, जिससे आज इनकम का भी जो हमें कहीं ना कहीं एक डिफिकल्टी आ रही है, वो इनकम भी हम इसमें से जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही नोबेल प्रोफेशन है इंश्योरेंस का। और हम आगे के सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। मैडम, बहुत सारे लोगों का एक सवाल आया हुआ है कि मार्केट में इतने सारे चॉइसेस है और इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स है कि जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें समझ में नहीं आता है। तो उसको आप क्या जवाब देंगे इस समय? आई थिंक कई एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो सबसे पहले आपको दिमाग से बायस हटाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी को भी यूं ही पूछ लूं, मतलब फोन उठाया और मैंने नेबर से पूछ लिया कि आपको क्या लगता है कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कभी कभी लोग पान वाले से पूछते हैं आपको क्या लगता है कौन सा एसआईपी करना चाहिए। कई बार लोग यूं ही ऐसे ही फोन उठा के या नेबर से कलीग से कहीं भी यूं ही ऐसे ही पूछ लेंगे तुमने क्या सोचा है क्या इन्वेस्टमेंट करूं। अब ये जब हम करते हैं ना तो हमको ओपिनियन बेस्ड आंसर्स मिलते हैं। मतलब मान लो कि सपोज मैं एक वेकेशन पे गई हूँ। ओके, मैं एक XYZ जगह पे गई हूँ। अब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बकवास हो गया है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। मतलब मैं बीमार हो गई थी या टूर ऑपरेटर अच्छा नहीं था, समथिंग 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 था, ठीक है। तो मैंने उस वेकेशन को बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, तो मेरे मन में एक छवि बन गई है कि ये जगह तो एकदम बकवास है, यहाँ पे वेकेशन पे नहीं जाना चाहिए। अब आप मुझे पूछ रहे हैं कि यार मेरी बेटी मेरे बच्चों का वेकेशन है, अभी हम सोच रहे हैं कि मार्च में हम JFM में बहुत काम करते हैं, तो हमको थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कहीं वेकेशन पे जाना है। आप यहाँ पर गए थे, मैंने आपके स्टेटस पे फोटो देखा, आपको क्या लगता है प्रियंका मैडम मैं जाऊं कि नहीं। अब मैं आपको बोलूंगी बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत गणेश, बिल्कुल नहीं जाना, एक कदम नहीं रखना, वहां ये है वो है ऐसा है वैसा है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो हो सकता है आप एक ब्यूटीफुल वेकेशन का नुकसान कर देंगे बिकॉज आपने मेरे ओपिनियन के हिसाब से अपना डिसीजन लिया। सिमिलरली मैंने शेयर्स में पैसा डाला था, मैंने सोचा था कि 20 दिन में, वो 21 दिन में पैसा डबल वाली हेरा फेरी स्कीम में मैं चली गई थी। मेरा पैसा डूब गया तो मैंने आपको बोला बिल्कुल कदम मत रखना, और आप मेरे ओपिनियन पे चले तो आप शायद एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। किसी ने आपसे कह दिया कि नहीं नहीं हेल्थ इंश्योरेंस लेडीज को क्या जरूरत है, जो कमा रहा है उसको इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो आप ओपिनियन बेस पे चले गए। सो ओपिनियन से ज्यादा एजुकेशन की इंडिया में बहुत जरूरत है। इनफैक्ट लक्ष्मी ज्ञान बना ही इस थॉट प्रोसेस से है कि हम ये अनबायस्ड एजुकेशन इसीलिए लोगों तक लाते हैं कि आप ओपिनियन मत सोचिए, आप न्यूट्रली सोचिए कि आपको क्या चाहिए।
आपको भिंडी की सब्जी पसंद है, जरूरी नहीं शिल्पा को भी पसंद होगी। मतलब एक घर में भी चार अलग अलग प्रेफरेंसेस है। तो फाइनेंसिंग में भी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस के अलग प्रेफरेंस होंगे ही होंगे। सो अगर हम ओपिनियन छोड़कर ये रेगुलेटरी मटेरियल, जैसे मैंने बताया, तो अनबायस्ड चीजें पढ़ी हमने, हम किसी एक्सपर्ट के पास गए, आप अपने एडवाइजर्स को इसी तरह ट्रेन करते हैं कि लोगों को बायस मत दो, लोगों को जेन्युइनली समझाओ कि वो क्या कर रहे हैं। अगर इस तरह की समझ बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिंग डिसीजंस बेटर होंगे, क्योंकि मैंने खुद अपने आप से डिसीजन लिया है ना, तो मैं ठीक ही इन्वेस्टमेंट करूंगी। महिलाएं बहुत सारी यहाँ पर हैं, तो डेफिनेटली अपना बिजनेस भी कुछ करती होंगी, मतलब कुछ घर से बेकिंग बिजनेस करती हैं, कुछ रीसेलिंग का बिजनेस करती हैं, कि भाई व्हाट्सएप स्टेटस पे वगैरह वो फोटोज भेजती हैं कि मैं कुर्तों कुर्तों को पहुंचाती हूँ आप तक। ऐसे बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस, बड़े सिग्निफिकेंस के बिजनेसेस महिलाएं करती हैं। आई एम श्योर इस ऑडियंस में भी कुछ होंगे जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिलाएं। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपको भी तो कोई ना कोई कहता है ना कि अरे ये बिजनेस मत करो, अभी इसमें स्कोप नहीं है। अरे केक मत बनाओ, आजकल तो लोग फिटनेस के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है, कितने कंपनीज हैं जो बेकर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि हम हर महीने अपने कंपनी में सेलिब्रेशन करते हैं बर्थडे का मंथली बेसिस पे, आप 12 महीने के 12 केक्स हमको पहुंचाओ। दैट इज अ वे टू ग्रो योर बिजनेस। अगर आप सोचेंगे नहीं नहीं यार, मुझे तो कोई बेकिंग का ऑर्डर ही नहीं देता है, तो आपका काम कैसे होगा। सिमिलरली कोई भी चीज अगर आप उसको अटेंशन देंगे ना, तो टेंशन नहीं होगी। तो एग्जैक्टली सेम वेज अगर आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस को अटेंशन देंगे, तो टेंशन होने का सवाल ही नहीं है। थैंक यू सो मच मैडम। बहुत अच्छे से आपने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया। और आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैच होने के बावजूद भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट आज यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत सारे मेरे टीम से मेरे एडवाइजर्स आए हुए हैं, एडवाइजर्स के भी कस्टमर्स आए हुए हैं, मेरे क्लाइंट्स एंड फैमिली मेंबर्स आए हुए हैं। तो मैं सभी का थैंक्स कहूंगा। और छोटा सा मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि अ, हम क्या करते हैं, हमारा एग्जैक्टली रोल क्या है, किस तरह से ये सारा चीज वर्किंग होता है। एक आगे का एक 5 मिनट हम इसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप अहेड जाएंगे। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है? ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पहले ही मांग लिए थे, जिससे हमें आसानी हो जाए कि किस तरह से हमें प्रोग्राम को आगे लेके जाना है। बराबर। आई थिंक एक क्यूएनए में क्वेश्चन आया है सोनल से, 1 मिनट, हाँ। क्विकली वो आंसर कर लेते हैं एंड देन यस यस आप। यस यस। सो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो सोनल, जैसे मैंने कहा कि कोई प्रोडक्ट बुरा या अच्छा नहीं होता है। ओके, तो गोल्ड के लिए अगर मैं आपको स्पेसिफिक आंसर दूं, तो गोल्ड आप किस पर्पज से खरीद रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है समझना। गोल्ड और प्रॉपर्टी दोनों के तीन पर्पज हो सकते हैं। एक, वो एक कंजम्पशन के लिए आप एसेट ले रहे हैं। ओके, तो आज अगर मैं गोल्ड परचेस करूंगी तो मैं सोचूंगी कहाँ मैं 9 लाख का हार पहन के जाने वाली हूँ, मुझे मिनिमलिस्ट ज्वेलरी चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने कंजम्पशन के लिए जब गोल्ड खरीदूं, मेरे दिमाग में तो इन्वेस्टमेंट की तरह ही है कि कभी रीसेल करना पड़ा तो मुझे मिल जाएंगे पैसे। लेकिन मैं अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए हमेशा लाइट ज्वेलरी, एलिगेंट ज्वेलरी ऐसा कुछ पसंद करूंगी, या फिर आप शादी के लिए परचेस कर रहे हैं तो उस हिसाब से परचेस करेंगे। तो आपको गोल्ड का रेट ये वो कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि वो एक ओकेजनल आप सोच करें। अगर गोल्ड आप दूसरे पर्पस के लिए ले रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट एसेट, ओके, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एसेट ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी भी कोई बहुत दूर की जगह पे खरीदेंगे जो एरिया फ्लरिश होने वाला है, हमको पता है कि 20 साल में उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होने वाला है। तो हम अपने घर के बाजू का फ्लैट लेते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो दीवार तोड़ के हम कंजम्पशन में ही कवर कर लेते हैं। वैसे ही गोल्ड आप खरीद रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो आप कॉइन्स खरीदेंगे क्योंकि मेकिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, ताकि आप अपना बेनिफिट और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर आप इनहेरिटेंस के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं, मतलब आपको पास ऑन करना है नेक्स्ट जनरेशन को, जो कि बहुत सालों से एक परंपरा होती है, बहुत कम्युनिटीज में मैंने ये देखा है कि इनहेरिटेंस की तैयारियां वो करने लगते हैं पहले से। तो इनहेरिटेंस अगर आप सोच रहे हैं तो अगेन आपको या तो डिजिटल गोल्ड लेना है या तो फिजिकल इन्वेस्टमेंट वाला गोल्ड, यानी जो सिंपल वाले कॉइन्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा मेकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे ही आपको गोल्ड खरीदना है। गोल्ड के बहुत सारे अभी ईटीएफ्स आ गए हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में आप गोल्ड ईटीएफ करते हैं। आज तो सिल्वर पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्री यूजेज सिल्वर का बहुत ज्यादा है। तो अगर आप डिजिटली सिल्वर ईटीएफ खरीद रहे हैं, सिल्वर खरीद रहे हैं,
तो इस तरह से जब आप सोचते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट या इनहेरिटेंस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट या इनहेरिटेंस के लिए हमेशा आपको फिजिकल डिजिटल का एक कॉम्बो बनाना है। आज कॉम्बो का जमाना है हर चीज में, ठीक है। कंजम्पशन है तो डिजिटल गोल्ड नहीं ले सकते, आपको उसको पहन के थोड़ी ना पेपर लगा के गले में घूमेंगे। तो कंजम्पशन एसेट के लिए ओनली फिजिकल गोल्ड, इनहेरिटेंस और इन्वेस्टमेंट एसेट के लिए डिजिटल फिजिकल गोल्ड का कॉम्बिनेशन। मैडम हमारे पे एक सवाल आया हुआ है कि मतलब बहुत सारे जो बीसी मतलब जो बीसी में लोग पैसा लगाते हैं, बराबर, उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, एक अच्छा वर्ड है, अभी उन्होंने बीसी लिखा है, लेकिन उसको चिट फंड जैसा बोल सकते हैं, चिट फंड जैसे पैसे लगाते हैं, तो वो महिलाओं ने करना चाहिए क्या, या वो कितना सेफ है, या किस तरह से है? मैंने शुरुआत में कहा था कि जहां पर रेगुलेटरी मौजूद है वो प्रोडक्ट हमेशा एक पर्पस से बनाया हुआ है मार्केट में। अगर एक बीसी है जो एक टिपिकल कॉन्सेप्ट ये था कि महिलाओं को अपने लिए छुप छुप के खर्चा करना पड़ता था पहले, बिकॉज वो माहौल ही ऐसा था कि यार तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, बिकॉज शी वॉज नॉट अर्निंग दैट टाइम डायरेक्टली। तो उसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया था कि हम थोड़ा थोड़ा जो छुप छुप के घर में से बचाते हैं ना पैसा हिसाब में से यहाँ वहां, उसको हम कहीं पे ना थोड़ा और मल्टीप्लायर करना है मुझे, क्योंकि 100 रुपए 200 रुपए दिखाई नहीं देते। तो ये कॉन्सेप्ट आया कि साल में एक बार हम तुम्हारे घर पे मिलेंगे, हम जितने भी लोग मिलेंगे ना तुमको हमारे यहाँ से 100 100 100 100 रुपया देंगे। तो अगर 10 महिलाएं जमा हो रही हैं तो 1,000 रुपया एक साथ उसके पास आ जाता है। तो इस तरह से ना वो घर की कुछ चीजें खरीदती थी, कभी मिक्सी खरीद लिया। एक बहुत ब्यूटीफुल सी वेब सीरीज है गुल्लक नाम की, आप वो देखेंगे तो आपको एकदम कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस सेविंग इन्वेस्टिंग के दिखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें वो करती थी। वही चीज फिर चिट फंड बन गई, बीसी बन गई, बहुत कुछ बन गया उसमें जो लक फैक्टर पे चलता है। थोड़ा सा उसमें लक फैक्टर है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, ओके, वो डिपेंड करता है कि आपके रिलेशंस कितने स्ट्रांग है। बट वो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लानिंग के परव्यू में नहीं आता है। वो आपका एक अरेंजमेंट है जो हम जुगाड़ जिसे कहते हैं, वो एक जुगाड़ है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना तो वो रिटर्न्स दे सकता है, वो जस्ट आपकी अपनी अरेंजमेंट है कि आपको बल्क में पैसा एक साथ कैसे मिले। तो उसको आपको सोच समझ के रिलेशनशिप के हिसाब से करना है, पर कभी उसको अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का हिस्सा मत बनाइए। मतलब आपके जो ड्रीम्स है, फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसके लिए वो जगह सही नहीं है। लेकिन आपको शौक के लिए करना है तो वो तो हम यार, मतलब हम पैसा जमा करते हैं। बच्चों को आप देखिए, कभी वो बोलेंगे कि मैं ना, मुझे बर्थडे पे एक पार्टी देनी है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को कॉलेज में कहते हैं कि गिफ्ट देनी है, तो मैं अपनी पॉकेट मनी से 100 100 100 रुपया बचा रहा हूँ 6 महीने से, क्योंकि वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट नहीं दी तो वो मुझे मारेगी। ओके, वैसे ही सिमिलरली आप थोड़ी थोड़ी सेविंग से अपनी शौक की चीजों के लिए अगर ये करें तो ये एक तरीका हो सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल और बहुत अच्छे सवाल थे, अच्छे हुए हमने एडवांस में आपसे ये लिए थे, तो जिससे अच्छे से हम लोग इसको प्रिपेयर कर पाए और आपको गाइड कर पाए। तो गणेश सर जी ने ये हम थोड़ा सा जानेंगे कि व्हाट इज गणेश सर जी ने शेयरिंग हो रहा है मैडम आपको वहाँ पे? यस यस। यस। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे सभी लोग जुड़े हुए हैं, और आप अगर हमारे साथ में एज ए गणेश सर जी ने, एक ट्रस्टेड नाम है इंडस्ट्री में, हम प्रीमियम एजेंसी डेवलपमेंट ऑफिसर से, जहाँ पे एक अच्छा लेवल का काम हमारे टीम में होता है, तो कहीं ना कहीं हमें एक प्रीमियम सर्विस मिलती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। 20 ईयर्स बस एक्सपीरियंस है, 500 से ज्यादा हमने क्लेम सेटलमेंट किए हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में। 5 करोड़ से ज्यादा क्लेम हमने अभी तक पेमेंट किए हुए हैं। 100+ लोगों की टीम हमारी है। और ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारा। और हमारे साथ में डेफिनेटली बहुत सारे अचीवमेंट्स हम हमारे टीम के वजह से हम करते रहते हैं। और हमारे हमेशा एफर्ट्स रहते हैं कि हमारी टीम भी हमेशा ग्रो करे। दिस इज अवर टीम। हम अलग अलग इवेंट्स रखते हैं, प्रोग्राम्स रखते हैं। बहुत बार मैडम भी इस प्रोग्राम्स में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे प्रियंका आचार्य मैडम भी है। ये हम सेलिब्रेशंस रखते हैं एवरी ईयर टीम का, एनुअल डे हम इसको बोलते हैं। तो बच्चे एंजॉय करते हैं, अलग अलग बच्चों के डांस होते हैं, कोई सिंगिंग होता है, जो एडवाइजर्स है वो भी अलग अलग तरह के रोल्स प्ले करते हैं। हमारे साथ में जब भी हम जुड़ते हैं, तो हम हमारे टीम मेंबर्स को फेलिसिटेट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं उनके काम के लिए, तो उसे और बूस्ट मिलता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं कि इस इंडस्ट्री में उनको भी काम करना है, कुछ एडिशनल अर्निंग अर्निंग कमाना है,
तो डेफिनेटली आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। बहुत ही नोबेल प्रोफेशन है ये। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी की तरफ से हमें अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है, प्रीमियम अवार्ड है। उसी के साथ में ये हमारा जो 1 करोड़ का बिजनेस हुआ, 2 करोड़ का, उसका छोटा सा सेलिब्रेशन है टीम के साथ में। और बीच में एक्चुअली अमित कोटाई सर जो मेरे कोच है, अलग अलग तरह से हम ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं। तो 1 करोड़ बिजनेस अचीवमेंट का अवार्ड भी जो है मुझे लास्ट टाइम गोवा में मिला। उसे अलग अलग तरह के हम प्रोग्राम्स रखते हैं कस्टमर्स के लिए भी और हमारे टीम मेंबर्स के लिए भी। हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस है, लाइफ इंश्योरेंस अवेयरनेस है। और आई एम ऑलवेज लर्निंग में हमेशा रहता हूँ। आप देखोगे मेरा यहाँ पे एक फोटो है मैडम के साथ में, जब भी हमने ऑलमोस्ट 7 इयर्स होंगे ना मैडम, लॉकडाउन के पहले हमने ट्रेनिंग लिए थे आपकी ये। तो आप यहाँ पे Yes. देख सकते हो मैडम के साथ में हमारा फोटो है। और हमेशा हम लर्निंग स्टेज में रहने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे एडवाइजर्स के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए हम हमेशा नया नया कुछ अच्छा प्लानिंग करके दें, उनको अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए उनको हेल्प करें। उसी के साथ में ये मेरा कोर टीम है, जिसमें इनका हाथ पकड़ के मैं आगे बढ़ना सीखा। हर हर किसी के लाइफ में मेंटर होने की जरूरत होती है, तो वैसे मेरी एकदम कोर टीम है जहाँ पे मैं इनके साथ में हमेशा उठता और बैठता हूँ। एक सीओटी टीओटी लेवल के एडवाइजर्स है ये मेरे, स्मिता प्रभु देसाई और आर एम प्रभु देसाई मेरे कोच है। अमित कोटारी सर, दीपक जोशी सर, आईयू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, रंजन नगरकट्टे सर, गोपीनाथ सर, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स में हमेशा मैं जाता हूँ जहाँ पे मैं मेरे अपने आप को अपलिफ्ट करूँ, मेरे अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करूँ। प्रियंका आचार्य मैडम के पास भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स मैंने किए हुए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमें अपलिफ्ट करने के लिए हेल्प होती है। और हमारा नॉलेज जैसे बढ़ता है तो हम हमारे एडवाइजर्स के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए हम उसको गाइडेंस दे सकते हैं। इसी के साथ में थोड़ा सा पैशनेट भी हूँ, साइकिलिंग, रनिंग, ट्रेकिंग, ये सब चीजें मुझे अच्छी लगती है। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को भी हमारे साथ में अगर जुड़ना है तो आप एज अ क्लाइंट करके भी जुड़ सकते हैं, एज अ एडवाइजर करके भी जुड़ सकते हैं। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है। तो फाइनेंशियली आपको अगर ग्रो करना है तो हम आपको इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है, सेविंग किस तरह से करनी है, ये सारी चीजें सिखाएंगे, गाइड करेंगे और आपसे करवा के लेंगे। दूसरा, अगर आपको ग्रो करना है, आपको इनकम बढ़ाना है, तो आप किस तरह से ये सब एजुकेशन लेके आप खुद का एक फाइनेंशियल प्लानर आप बन सकते हो, एक फाइनेंशियल एडवाइजर आप कैसे बन सकते हो, तो हम आपको उसके लिए गाइड कर सकते हैं। और जो बीमा सखी जो प्रोजेक्ट आया हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, जो महिलाओं के लिए स्पेशली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने उसका बेनिफिट लेना चाहिए। 7,000 रुपीज एवरी मंथ आपको फिक्स सैलरी आएगा LIC ऑफ इंडिया की तरफ से। उसी के साथ जो आप एक्स्ट्रा काम, उसका जो आप काम करोगे उसमें इंसेंटिव मिलेगा वो डिफरेंट। तो डेफिनेटली आप सभी लोग उसका बेनिफिट लीजिए। और मैं नॉट द लीस्ट, जो प्रियंका आचार्य मैडम इतना कीमती समय निकल के आए, वो हमेशा अलग अलग टूर्स में रहते हैं। कल ही अहमदाबाद से आए, अहमदाबाद में भी उनका बहुत बड़ा इवेंट था। इतना थकान होने के बावजूद भी वो आज ये प्रोग्राम में टाइम निकल के आए और उन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। इसलिए मैं उनका दिल से धन्यवाद कहता हूँ। मेरी पूरी ऑडियंस, मेरे एडवाइजर्स, मेरे क्लाइंट्स, मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स है जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनके बिहाफ में मैडम आपको सत सत नमन। गॉड और ब्लेस यू गणेश, आप लोग हैं तो मैं हूँ। सो आई एम ऑलवेज वेरी प्राउड कि जो लोग सीखने की एक आस रखते हैं ना कि मुझे और सीखना है और सीखना है, उनके लिए ही ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ लक्ष्मी ज्ञान बना है। सो आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइज किया। आपने ये नहीं सोचा कि आज इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल है तो कैसे करूं नहीं करूं,
उसके बदले आपने सोचा कि नहीं हम करेंगे और जो जेन्युइन लर्नर्स है वो आएंगे एंड आई कुड सी दैट सो मेनी लर्नर्स हैव कम सो गॉड ब्लेस यू विशिंग यू लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड you and Shilpa are already doing a wonderful job. God bless you. यस, थैंक यू सो मच। और सारी ऑडियंस का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी आए हुए हैं। तो जितने भी मेरे एडवाइजर्स है, मेरे कलीग्स है, मेरे फैमिली मेंबर्स है और मेरे क्लाइंट्स है, सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you. तो यहाँ पे हम ये प्रोग्राम एंड कर रहे हैं। आप किसी को भी इसको देखना है, किसी को रेफर करना है, तो फेसबुक पे ये लाइव हो रहा है और ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। तो आपको अगर लगता है कि ये बहुत ही बेनिफिशियल था, बहुत सारे पॉइंट सीखने जैसे थे, तो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को आप इसको डेफिनेटली फॉरवर्ड कीजिए, वो भी इसमें से छोटी छोटी लर्निंग लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। न्यूजीलैंड की इनिंग्स खत्म होने आई होगी लेकिन हमारी फाइनेंशियल इनिंग्स कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। यस, वेरी थैंक यू ट्रू। सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।